हेलो, कैसे हो बेटा? चल रहा है आप लोगों का पढ़ाई? हाँ बोलो। क्या ये माइक्रोब्स का क्वेश्चन सॉल्व किया? बोलो, माइक्रोब्स में किसी को दिक्कत नहीं ना हुआ है? हाँ जी, वो जो लास्ट में जो मैं 30 क्वेश्चन दिया हूं उस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। उसमें क्या है, तुम्हारा प्रीवियस नीट का क्वेश्चन रहता है और कुछ क्वेश्चन हम अपने से कोशिश करते हैं उसको फ्रेमिंग करने का, थोड़ा सा घुमाने का, कि देखें कितना घूमता है। तो क्वेश्चन देखो, हम ये क्योंकि आपका मई में परीक्षा है नीट का, तो क्वेश्चन ज्यादा आप टच करो। जितना ज्यादा चैप्टर वाइज क्वेश्चन बनाओगे आपके लिए उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। और एनसीईआरटी बगल में रखो। कितनी बार मैं बोला हूं, अभी भी देख रहे हैं बहुत लड़का किताब रखे हुआ लेकिन खोले हुआ नहीं है। एनसीईआरटी को बेटा खोलो और एनसीईआरटी में देखोगे, इस साइड में देखोगे, क्या बोलोगे, ये लेफ्ट साइड में देखोगे बड़ी स्पेस रहता है, तो मेन पॉइंट वहां पर लिखो कलम से। जितना ज्यादा आप हाथ चलाओगे आपके सेहत के लिए उतना अच्छा होगा। अब ये नहीं कि मोबाइल खोल लिए, नेट लगा लिए, क्वेश्चन नहीं बेटा। प्रैक्टिस में आपका यहां भी दिमाग बिजी रहता है और हाथ भी बिजी रहता है, तो दोनों सेंसेशन जाता है ना, तो यहां थोड़ा सा ज्यादा वो मेमोराइज होता है। हो सकता है कि क्वेश्चन का आंसर एकाएक रिकॉल करो नहीं हो, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, एक माहौल ही अलग होता है। वहां एक एग्जामिनेशन के सिवा कुछ आपको सूझता ही नहीं, तो उस समय हो सकता है वो कंप्यूटर आपका ऑन हो जाता है और आप सही आंसर दे पाते हो। चलो, बहुत लड़का का डिमांड था सर एक बार ये प्रिंसिपल ऑफ, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन थोड़ा सा बता दीजिए। ऐसे ऑलरेडी मैं इसका वीडियो बना चुका हूं, मोर और लेस तुम्हारा 4 स्लाइड है, लेकिन थोड़ा सा उसमें पिक्चर क्वालिटी सही नहीं है, लेकिन मटेरियल वही है और वहां डिटेल में है। यहां पे पूरे चैप्टर का हम रिवाइज करेंगे, तो थोड़ा सा भागेंगे, पकड़ना, समझ रहे हो? क्वेश्चन कहां से आता है देख लो। ये जेनेटिक्स जो है इस चैप्टर में 2 पार्ट है। पहला पार्ट है तुम्हारा मेंडल साहब का और दूसरा पार्ट जो है सो मॉर्गन साहब का है, मेनली है। और लास्ट में तुमको थोड़ा जेनेटिक डिसऑर्डर और ये पेडिग्री एनालिसिस आपको पढ़ना है। तो उससे पहले ये थोड़ा सा मेंडल साहब के बारे में जानो। जनरली ये मेंडल साहब जो है 18th सेंचुरी में ये प्रकट हुए थे, और वो 18th सेंचुरी में क्या था, मैंने बिफोर द मेंडल एक्सपेरिमेंट या मेंडल एक्सपेरिमेंट के बाद भी जब तक रीडिस्कवरी मेंडल लॉ का नहीं हुआ था, तब तक जो है ना लोगों को ये पता ही नहीं था कि वो चाइल्ड में जो कैरेक्टर आता है वो कहां से आता है। तो उस समय थोड़ा सा रूढ़िवादी ज्यादा था, तो पाप पुण्य पे जोकता था। माने अब जो चर्च, जो क्रिश्चियन धर्म को मानता है तो क्रिश्चियनिटी पर विश्वास करता था, जो हिंदू है तो हिंदू धर्म पर, मौलवी है तो अपना अपना दुकान चलाता था कि आपका लड़का इसलिए काला हुआ है या ये नाटा हुआ है या कुछ भी है, तो ये पाप किए थे, इसका पुण्य, इसके लिए ये करो वो करो। उसी चर्च में तुम्हारा ये मेंडल साहब जो था काम करता था, तो उनको बड़ा अजीब लगता था कि ये पाप और पुण्य जो है सिर्फ आदमी पे ही फर्क पड़ता है, अदर लिविंग थिंग पे नहीं होता है। तो वो मेंडल क्या किया, वहीं पे उसी चर्च में एक गार्डन था, उसी गार्डन में वो एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। क्योंकि उस समय ना माइक्रोस्कोप था और ना तुम्हारा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में उतना जानकारी नहीं था, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो इनका था वो फिजिकल एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। तो थोड़ा सा माने मेंडल लॉ के बारे में जानने से पहले यहां पर कुछ टर्म सब यूज होता है, वो टर्म थोड़ा सा बेसिक चीज, वैसे हमको उम्मीद है कि आप जान रहे हो, फिर भी थोड़ा सा टर्म सब जानो। तो टर्म अगर जाने रहोगे तो आपको वो मेंडल का जो लॉ है उसका कंसेप्ट समझने में तुमको आसानी होगा। जनरली देखोगे सब आदमी पढ़ते हो डीएनए। बताओ कोई आदमी, कोई आपसे अगर पूछे कि डीएनए क्या है तो क्या जवाब दोगे? क्या होता है, हर सेल में डीएनए होता है। तो वो डीएनए क्या होता है, दे कंटेन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी, माने किसी भी इंडिविजुअल का
जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होता है वो कहां होता है, डीएनए में होता है। वो क्या बोलोगे उसको, वो कोड के रूप में रहता है, मास्टर कार्ड होता है, और उसी के अनुसार बॉडी क्या करता है, आपका डिफरेंट पार्ट्स फंक्शन करता है। तो वही कहता है देखो, हैव जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब यहां पर देख लो क्या होता है, यही डीएनए क्या होता है, पास होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो जो भी कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, इसी डीएनए में होता है, और वही कैरेक्टर क्या होता है, ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर जो होता है, तो उसी को आप हेरिडिटी कहते हो या इनहेरिटेंस कहते हो। इनहेरिटेंस का मतलब भी वही होता है, हाउ दैट कैरेक्टर इज ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर होता है, इसी को बेसिस ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है। दूसरा देखो, जीन होता है, ये बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ कि आप में एक दो कैरेक्टर नहीं है, इस डीएनए में जो होता है वो जो कोड होता है, तो हर कैरेक्टर के लिए अलग अलग कोड होता है। तो वन कैरेक्टर जो बोलते हो तो उसी को जीन कहा जाता है। और जिस समय मेंडल एक्सपेरिमेंट कर रहा था उस समय लोगों को ना क्रोमोसोम के बारे में पता था, ना जीन पता था। उसने कहा था क्या कि कोई फैक्टर है बॉडी में, दैट फैक्टर कैरी द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। बाद में वही फैक्टर क्या कहलाया, जीन कहलाया। ठीक है। दूसरा देखो, एलील होता है, नाम सुने होंगे। देखो क्या कहता है, इट इज वायरेंट फॉर्म ऑफ द जीन। पढ़ोगे मेंडल लॉ में कि वन कैरेक्टर इज डिटरमाइंड बाय द वन पेयर ऑफ द फैक्टर। ध्यान से देखना हम क्या बोल रहे हैं, वन कैरेक्टर is determined by the one pair of the factor in which one factor comes from the mother and other factor comes from the father। तो ये जो फैक्टर जो हम बोल रहे हैं, दो, एक मदर से आवेगा, एक फादर से आवेगा। आप पढ़े हो गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, स्पर्म एंड ओवा तो हैप्लॉइड होता है, तो हाफ कैरेक्टर मदर से, हाफ कैरेक्टर फादर से। फिर फर्टिलाइजेशन होता है तो डिप्लॉइड कंडीशन में आता है, तो फिर वन पेयर हो जाता है। तो उस वन पेयर में एक किसका होता है, मदर का, दूसरा फादर का। तो उसी एक को क्या बोलते हो, फैक्टर। तो वो जो जीन होता है उसका जो डिफरेंट फॉर्म होता है उसी को एलील कहा जाता है। जैसे यहां पर एग्जांपल हम दिए हुए देख लो, जिसे हाइट बोलते हो, हाइट का जीन देखो, टॉल भी हो सकता है और ड्वार्फ भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया, एलील हो गया। तो एलील सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, आगे बताएंगे। दूसरा देखो, एक आता है कंडीशन होमोजाइगस, हैव सेम एलील ऑन बोथ। अगर दोनों एलील अगर सेम है, जैसे देख लो ये जो फैक्टर है तो इसको रिप्रेजेंट जो किया वो तुम्हारा वर्ड के रूप में किया। तो जैसे लिखते हो ये टी टी, या सपोज करो ये स्मॉल टी टी। ध्यान से देखो, ये कैपिटल टी देखो सेम है, ये स्मॉल टी सेम है, तो ये डिप्लॉइड कंडीशन है। तो ये क्या हो गया, होमोजाइगस। ये क्या हो गया, होमोजाइगस हो गया। हैव सेम, तो दोनों एलील क्या है, सेम है। यहां भी दोनों एलील सेम है। लेकिन यहीं पर हम अगर यहां पर देखो ये टी टी कर दे, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो यहां पर जीन देख लो, ये तो जीन हुआ। अब यहां पर देख लो ये दोनों एलील क्या है, डिफरेंट है। एक एलील कैपिटल टी है, दूसरा एलील तुम्हारा स्मॉल टी है। आया समझ में। दूसरा देखो वहीं पर आता है हेट्रोजाइगस, देखो यहां पर दियो। अब ये देख लो, ये जो कंडीशन देख रहे हो, दोनों एलील अलग अलग है, डिफरेंट अगर हो जाता है तो उसको क्या बोलोगे, हेट्रोजाइगस कहा जाता है। ठीक है। फिर देखो ये कैरेक्टर क्या होता है, ये रिकॉग्नाइजेबल फीचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। माने कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को देख के आप रिकॉग्नाइज कर देते हो कि हाँ ये है, ये है, ये लंबा है, ये नाटा है, दैट इज नोन एज कैरेक्टर। अब इसी में आता है तुम्हारा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, और उसी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को कहा जाता है ट्रेट। कंफ्यूज मत होना। जिसे एग्जांपल हम देते हैं, जिसे ध्यान से देखो, आप कैरेक्टर लेते हो, जैसे सपोज करो कलर लेते हो। कलर एक कैरेक्टर हुआ, लेकिन अब इस कलर में देखो ना, रेड भी होता है, व्हाइट भी होता है, ब्लू भी होता है,
और भी कलर 7 कलर होता है। तो ये सब क्या हो गया, इसका कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गया, इसी को ट्रेट बोला जाता है। ठीक है, उसी तरीके से आप बोलते हो शेप। शेप क्या हुआ, एक कैरेक्टर हुआ, लेकिन शेप में देखो ना, ओवल भी होगा, राउंड भी होगा, रिंकल भी होगा। तो ये क्या हो गया, ट्रेट हो गया तुम्हारा। जिसे आप हाइट बोलते हो, हाइट इज द वन कैरेक्टर। तो हाइट में क्या होगा, लंबा भी होगा, नाटा भी होगा। दैट इज नोन एज कंट्रास्टिंग बोलो, या उसको सिंपली ट्रेट आप बोलो। आया समझ में? देखो ट्रेट्स क्या कहता है, वेरियस फॉर्म ऑफ ए कैरेक्टर्स। इट में भी देखो डोमिनेंट भी हो सकता है और रिसेसिव भी हो सकता है। जैसे टॉल का दिया है, टॉल और ड्वार्फ। अब यहां पर एक वर्ड देखो और यूज हुआ है तुम्हारा, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। यहां पर क्या कहता है कि अब मान लो कैरेक्टर जो आता है, एक मदर से आता है, एक फादर से आता है। तो उस प्रोजेनी में, ऑफ स्प्रिंग में, उस बच्चे में कोई एक ही कैरेक्टर ना होगा। ऐसा थोड़ी होगा कि अगर मदर गोरा है, फादर अगर काला है, तो बच्चा आधा गोरा आधा काला तो नहीं होगा। कोई एक ही कैरेक्टर क्या होता है, अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस कर पाता है, दूसरा खत्म नहीं हो जाता है, वो छुप जाता है, रिसेसिव उसको कहा जाता है। माने उस कैरेक्टर के प्रेजेंस में वो अपना जो भी व्हाट एवर द कैरेक्टर दे डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ, तो उसी को रिसेसिव कहा जाता है। जैसे ये जो देख रहे हो स्मॉल, ये ड्वार्फ जो है, ये ड्वार्फ तभी हो सकता है जब दोनों स्मॉल टी होगा। लेकिन ये कैपिटल टी देख लो, डोमिनेंट है, तो ये यहां भी टॉल होगा। अगर एक टी भी रहेगा तो भी ये डोमिनेंट होगा। होमोजाइगस में भी डोमिनेंट होगा, हेट्रोजाइगस में भी डोमिनेंट होगा। डोमिनेंट कैरेक्टर, यही चीज समझना है आपको। डोमिनेंट जो होता है, कोई भी अगर ट्रेट अगर डोमिनेंट है, तो वो होमोजाइगस में भी डोमिनेंट होगा। होमोजाइगस तो ये है, प्योर हो गया वो। हेट्रोजाइगस में भी वो डोमिनेंट होगा। लेकिन रिसेसिव कैरेक्टर जो है हमेशा कब होगा, वो रिसेसिव कैरेक्टर अपना कैरेक्टर कब एक्सप्रेस करेगा, जब वो होमोजाइगस होगा। हेट्रोजाइगस में नहीं होगा बेटा। लेकिन अगर सपोज करो दो पेरेंट है अगर, और दोनों देखने में लंबा है, उससे चाइल्ड हुआ, मान लो अब हाउ मेनी नंबर ऑफ द चाइल्ड दे बियर, सपोज करो उसमें कुछ चाइल्ड जो है सो नाटा हो गया। तो अब यहां पर आता है कि वो पेरेंट क्या होगा, तो पेरेंट होमोजाइगस नहीं होगा, हेट्रोजाइगस होगा, इसीलिए वो रिसेसिव कैरेक्टर आया है। ये हमेशा याद रखना, रिसेसिव कैरेक्टर के लिए पेरेंट मस्ट बी हेट्रोजाइगस, दोनों पेरेंट होना चाहिए। अगर एक पेरेंट सपोज करो अगर होमोजाइगस है, माने एक दूसरा मान लो वो ड्वार्फ का वो भी होमोजाइगस है, तो भी क्या होगा, तुम्हारा रिसेसिव नहीं आवेगा। रिसेसिव कैरेक्टर लाने के लिए तुमको क्या होना चाहिए, दोनों पेरेंट क्या होना चाहिए, हेट्रोजाइगस। हमेशा याद रखना, इस पर सवाल पूछता है। ठीक है, तो ये समझ में आया। उसी तरीके से एक टर्म और यूज होता है तुम्हारा फिनोटाइप और जीनोटाइप। तो फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, बायोलॉजी में फिनोटाइप का मतलब होता है एक्सटर्नल एब्जॉर्वेशन। जिसे कभी कभी क्या करते हो, मान लो कोई बच्चा है, नया आया है, या तुम्हारा मित्र है, तो कोई आदमी तुमसे पूछता है कैसा है लड़का, तो आप बोलते हो देखने में तो बहुत अच्छा है, वो अंदर क्या है पता नहीं। तो बाहर से देखने में न बोले तो उसको फिनोटाइप ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। जीनोटाइप इंटरनल ऑब्जर्वेशन, जब आप जीन देखोगे तो उसको कहा जाता है जीनोटाइप। तो जीनोटाइप हो गया तुम्हारा इंटरनल ऑब्जर्वेशन, और फिनोटाइप हुआ एक्सटर्नली। जिसे बायोलॉजी में आप मार्फोलॉजी पढ़ते हो, एक्सटर्नल स्टडी मार्फोलॉजी बोलते हो ना, तो यहां पर वही फिनोटाइप होता है। तो ये टर्म सब था, थोड़ा सा टर्म समझ में आया? बोलो, किसी को कंफ्यूजन है तो बोलो बेटा। किसी को कंफ्यूजन है तो पूछिए, आगे बढ़ें। अब देखो, आप चैप्टर का में नाम दिया हुआ इनहेरिटेंस और वेरिएशन। वेरिएशन मतलब समझते हो, इसको कैसे समझोगे? किसी भी घर में चले जाओ, मदर फादर है और उसका बच्चा है, देखोगे मदर फादर और उस बच्चे में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है।
उसी के आधार पर रिकॉग्नाइज करते हो कि हाँ ये इसकी बेटी है, इसका बेटा है। कुछ ना कुछ देखोगे, माने कैरेक्टर डज नॉट रिजेंबल टू द पेरेंट्स, दैट इज नोन एज वेरिएशन। तो देख लो, इनहेरिटेंस सिंपल है, द प्रोसेस बाय व्हिच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। प्रोजेनी माने बच्चा या ऑफस्प्रिंग, जो भी बोलो, और यही तुम्हारा इनहेरिट क्या बना, बेसिस ऑफ हेरिडिटी। वेरिएशन देखो क्या कहता है, इट इज द डिग्री बाय व्हिच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। और जब ये मेंडल तुम्हारा ये एक्सपेरिमेंट करके एक दिया कि मैंने हेरिडिटी कैसे कैरेक्टर ट्रांसमिट होता है, तो बायोलॉजी में क्या हुआ, एक नया ब्रांच बना, जिस ब्रांच में सिर्फ आप क्या स्टडी करते हो, हाउ कैरेक्टर इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन, यानी यू ओनली स्टडी द हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो उसी को जेनेटिक्स कहा गया, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द इनहेरिटेंस एंड द वेरिएशन। और ये जेनेटिक्स ब्रांच बना किसके चलते, न मेंडल होता न ये ब्रांच बनता। तो इसीलिए मेंडल को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। एकदम याद रखना बेटा, क्या बोलते हो इसको, मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये याद रखना। अब देख लो ये मेंडल, थोड़ा सा जानो मेंडल के बारे में। देखो, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, डेवलप प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, एक बेस दिया ही कि हाउ द कैरेक्टर इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। देख लो क्या था, ऑस्ट्रियन मॉन्क अभी बताए हैं तुमको। ये देखो, स्टडी और एक्सपेरिमेंट ऑन पाइजम सटाइवम, गार्डन पी मटर का पौधा होता है, 7 ईयर ये एक्सपेरिमेंट स्टडी किया उसको, ठीक है, गार्डन पी। ये देखो फ्रॉम 1856 टू 1863, जितना भी येलो कलर देख रहे हो उसको याद करना बेटा। ये तुम्हारा क्या है, येलो कलर, क्वेश्चन पूछता है। माने इस चैप्टर में जहां भी येलो कलर देखोगे तो वहीं से तुम्हारा नीट में क्वेश्चन आता है। ये भी पूछ दिया था, ये मेंडल कब एक्सपेरिमेंट किया था, कब से कब तक है, देख लो 1856 टू 1863। और ये 63 में ही 64 में क्या किया, अपना पेपर पब्लिश किया। ये एक पेज का पेपर, 3 लॉ ये दिया था। उस समय कोई इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट किया था और जो कंक्लूजन दिया था, तो उसमें कुछ ऐसा बायोलॉजी में मैथमेटिक्स घुसाया था, इसलिए उस समय इसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं किया। और ये बेचारा एक्सपेरिमेंट अपना पेज देख के स्वर्ग लोक पधार गए। तो देख लो, अब यहां पर आता है कि व्हाई पी, वो मेंडल पी ही क्यों सेलेक्ट किया, तो वो क्या क्या होता है, इनहेरिटेड कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, एकदम क्लियर इसमें कंट्रास्टिंग ट्रेट होता है जो इनहेरिट होता है। दूसरा देखो, लार्ज नंबर ऑफ सीड का फॉर्मेशन होता है। दूसरा क्या होता है, एक होता है तुम्हारा शॉर्ट लाइफ होता है। तो जितना कम लाइफ होगा तो आपको एक्सपेरिमेंट करने में आसानी होगा ना, कि क्या क्या चेंजिंग हो रहा है देखने में, ठीक है। अब देखो, रीजन फॉर सक्सेस क्यों दिया जाता है, देखो लार्ज सैंपलिंग साइज, ये क्वेश्चन पूछता है। एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल टूल्स और लॉजिक, पेपर पब्लिकेशन देखो कब किया है, 1965 में, ये याद रखना है। सिग्निफिकेंस ऑफ हिज वर्क वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। अपना पेपर तो पब्लिश कर दिया, कब किया, 1965 में। रिसर्च कब तक किया था तुम्हारा, 56 टू 63, और उसके जस्ट 2 ईयर बाद 65 में वो पेपर पब्लिश किया, लेकिन लोग उस समय नहीं रिकॉग्नाइज किया इसको, ठीक है। फिर देखो क्या हुआ, 19वीं सेंचुरी में तुम्हारा ये मेंडल लॉ का रीडिस्कवरी हुआ। उसमें भी 3 साइंटिस्ट था, देख लो ये ईयर्स ऑफ द रीडिस्कवरी 90, देखो ये कार्ल्स कोरेंस, डी वेरिस एंड टिस्मार्क, ये याद रखना है बेटा ये, ठीक है।
हाँ, ये थोड़ा सा मेंडल का फोटो दे दिया है कि इतना बड़ा काम किया था, थोड़ा सा तो जानो, इसको ट्रिब्यूट तो दो। अब आ जाओ, ये मेंडल इन्फेरेंस में देखो क्या किया, देख लो क्या कहता है। देखो, कैरेक्टर्स कंट्रोल्ड बाय ए सम फैक्टर्स पास इनटू प्रोजोनी थ्रू गैमेट्स। ये मेंडल जो कहा कि कैरेक्टर जो ट्रांसफर होता है तो मदर फादर से कैसे होगा। मेल में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, फीमेल में ओवा। तो मेल का कैरेक्टर स्पर्म में आया, फीमेल का कैरेक्टर ओवा में आया, फर्टिलाइज हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, वही जाइगोट डेवलप करके प्लांट के केस में सीड, प्लांट बनाएगा, सीड जो बोलते हो जाइगोट को, हम लोगों के इसमें एक लिविंग थिंग बनाएगा। तो उसमें जो गैमिट में आता है तो एक ही कैरेक्टर आवेगा, एक ही फैक्टर आवेगा, इसीलिए गैमिट हमेशा प्योर होता है, हैप्लॉइड होता है। ठीक है, देखो, फैक्टर्स ऑकर इन ए पेयर्स इन ए डिसिमिलर फैक्टर, वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव। ये मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था तुम्हारा, या जो भी ऑब्जर्वेशन था, ये क्वालिटेटिव था, क्वांटिटेटिव नहीं था। इसमें हेड और टेल था, दो ही चीज होगा, या तो लंबा होगा या तो नाटा होगा। दो कैरेक्टर में कोई एक के आवेगा, तीसरा नहीं आवेगा। यहां पर कैरेक्टर ब्लेंडेड भी नहीं होगा, मिक्सिंग भी नहीं होता है। मेरी बात समझ रहे हो? तो यहां पर हेड टेल है, इसीलिए इसको कहा जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। दूसरा देखो क्या किया, सिलेक्ट 7 पेयर ऑफ द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। 7 पेयर कंट्रास्टिंग, तो अगर ट्रेट लोगे तो 7 पेयर है तो कितना हो जाएगा, 14 ट्रेट्स। ये देख लो, ये क्वेश्चन पूछे हुआ है नीट में बेटा, इसको देख लेना। अब वो क्या क्या लिया सो देख लो, याद रखना है। प्लांट हाइट में देख लो, टॉल, कैपिटल टी, ड्वार्फ टी। उसी तरीके देखो, फ्लावर पोजीशन लिया तो डोमिनेंट कौन था, एक्सल, और टर्मिनल क्या हो गया, रिसेसिव। फिर देखो कलर में आ जाओ, वायलेट, व्हाइट। फिर सीड शेप में आ जाओ, देख लो, राउंड डोमिनेंट, व्रिंकल्ड रिसेसिव। सीड कलर में आ जाओ, येलो डोमिनेंट, ग्रीन तुम्हारा क्या हो गया, रिसेसिव। फ्रूट शेप में आ जाओ, फुल, इन्फ्लेटेंट, और ये कंट्रिसिक्टेड, कंस्ट्रिक्ट जो बोलते हो, कंस्ट्रिक्ट, वो भी एक टाइप ऑफ ओरिंकल। यहां पे थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, माने ये सीड पॉड जो बोलते हो, जिसको फ्रूट्स बोलते हो, तो फ्रूट्स के कलर में यहां पर क्या होता है, ग्रीन डोमिनेंट हो जाता है और येलो रिसेसिव हो जाता है। ये याद करना है। एक केस में हम क्या बताएं, सीड कलर में क्या होता है, येलो डोमिनेंट होता है और रिसेसिव क्या होता है, ग्रीन। और पॉड में अगर आ जाओगे या फ्रूट शेप में आ जाओगे तो ग्रीन जो होता है डोमिनेंट होता है, रिसेसिव येलो। ये याद रखना है, ठीक है। अब ये मेंडल क्या किया, देखो एक्सपेरिमेंट कैसे किया। सबसे पहले ये क्या किया, एक कैरेक्टर को लिया। अब मान लो प्लांट में तो बहुत कैरेक्टर, वैसे तो ये चूज किया था एकदम क्लियर कट, जो एकदम इनहेरिटेड हो रहा है, 7 पेयर किया था, जबकि पी प्लांट में 7 पेयर से भी ज्यादा कैरेक्टर होता है। तो ये पहला जो एक्सपेरिमेंट किया, वो क्या किया, एक ही कैरेक्टर को चूज किया। इसीलिए उसको कहा जाता है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। वन कैरेक्टर इज डिटरमाइंड बाय द वन पेयर ऑफ द जीन, यानी वन जीन में 2 एलील। मेरी बात सुनो, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो एक कैरेक्टर अगर लेके चलोगे, उसको अगर हाइब्रिडाइज कराओगे, क्रॉस कराओगे, तो उसको कहा जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब ये क्या किया, पहले सेलेक्ट किया एकदम टॉल पी प्लांट और दूसरा सेलेक्ट किया ड्वार्फ पी प्लांट। तो कैसे जाना कि ये सही में प्योर टॉल है, ये प्योर ड्वार्फ है। तो क्या किया, पहले उस प्योर टॉल प्लांट को 3-4 जनरेशन तक क्या किया, ग्रोन कराया। देख क्या रहा है, हर जनरेशन में उस टॉल से टॉल ही हो रहा है, इसका मतलब प्योर टॉल है। उसी तरीके से ड्वार्फ को भी क्या किया, 3-4 जनरेशन तक वो ग्रोन कराया। तो देख रहा हर जनरेशन में ड्वार्फ आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, प्योर लाइन हो गया। टॉल भी होमोजाइगस है
और ड्वार्फ भी क्या है तुम्हारा, होमोजाइगस है। अब यहां पर क्या किया, उस टॉल और ड्वार्फ को क्रॉस करवाया। पर पोलिनेशन में क्या होता है, एक क्रॉस पोलिनेशन आप करवाते हो, एक होता है नेचुरल सेल्फ पोलिनेशन, यहां पर क्रॉस करवाया। तो अब क्रॉस जब करवाओगे तो देख लो, टॉल के लिए ये कैपिटल टी और स्मॉल के लिए, ये ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी, ये पेरेंट हो गया। अब गैमिट बनेगा तो एक ही है ना, यहां पर एक ही तरह का गैमिट बनेगा, यहां भी एक ही तरह का गैमिट बनेगा, सेम टाइप है ना। अब अगर क्रॉस कराते हो, देख लो फर्टिलाइजेशन कराते हो तो क्या बनेगा, ये टी टी, और इसका क्या हो गया, ये पहला जनरेशन, इसीलिए इसको क्या बोलते हो, F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन इसको कहा जाता है। अब इस फर्स्ट जनरेशन में जितने सीड आया सबको ग्रोन करवाया, तो देखता क्या है कि ऑल द प्लांट्स आर टॉल, ये फिनोटिपिक था। सीड को जब ग्रोन कराया तो सब पौधा देखने में क्या लग रहा था, टॉल, लेकिन जब उसका जीनोटाइप देखा तो जीनोटाइप देखो ना, ये एक कैपिटल टी, एक तो हेट्रोजाइगस हो गया ना, यही चीज यहां पर दिया है, देखो प्योर ब्रिड्स टॉल, ड्वार्फ देख लो होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस है। जहां नहीं समझोगे बोलना, हम ये मान के चल रहे हैं कि आप पढ़े हुए। देख लो गैमिट क्या बनेगा, ये देख लो, क्यों यहां एक ही गैमिट, क्योंकि एक ही तरह का गैमिट है ना, एक ही तरह का वो टॉल भी है, सेम एलील है, यहां भी सेम एलील है, ठीक है। अब मान लो फर्टिलाइजेशन करोगे, देख लो यहां पर सीड जो आया, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, जो भी इसमें सीड होगा दे कंटेन कैपिटल टी और स्मॉल टू, यानी हेट्रोजाइगस, ये F1 जनरेशन हो गया। फिनोटिपिक देखो ऑल टॉल, जीनोटाइप क्या होगा, हेट्रोजाइगस। अब यही पहला लॉ यहीं से मेंडल दिया कि ऐसा क्यों हुआ, जब इसमें दोनों कैरेक्टर आया हुआ है, दोनों एलील है तुम्हारा, ड्वार्फ का भी है और टॉल का भी है, तो टॉल ही क्यों हुआ वो, तो यहां से वो लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया, बाद में बताएंगे। अब क्या किया ध्यान से देखो, अब उसके दिमाग में आया कि ऐसा क्यों हुआ कि इस जनरेशन में सब टॉल ही हो गया, तो अब क्या किया, इस जनरेशन को सेल्फ पोलिनेशन होने दिया, F1 जनरेशन को क्या किया, सेल्फ पोलिनेशन होने दिया। तो जब F1 जनरेशन लोगे तो सब में क्या होगा, ये टी टी, तो देख लो ये टी देखो क्रॉस कराओ, तो अब देखो यहां भी दो तरह का गैमीट बनेगा, ये टी, यहां भी वही बनेगा। अब क्रॉस कराओ तो देख लो, ये इससे फर्टिलाइज करेगा या इससे करेगा, ये टी या तो इससे करेगा, ये इससे, देखो तो क्या रिजल्ट आएगा, देखो एक आएगा तुम्हारा कैपिटल टी, दो आएगा देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक आ जाएगा टी टी। अब इसी का नाम दिया उसने F2 जनरेशन, यानी सेकेंड फिलियल जनरेशन इसको कहा जाता है। ध्यान से देखो यहां पे जो आया, ये क्या है, चौखुट पीनेट स्क्वायर, क्वेश्चन एक बार इससे भी पूछ दिया था बेटा। अब इस सेकेंड जनरेशन में जितना सीड आया, ध्यान से देखो हम क्या बोल रहे हैं, उस सीड को ग्रोन करवाया, तो ग्रोन कराने में क्या देखता है, फिनोटिपिक रेशियो जो आ रहा है, ये पी जो आ रहा है 3:1 का, माने 4 में 3 लंबा 1 नाटा है, ठीक है। या अगर परसेंटेज लोगे तो 75 एंड 25 देख लो क्या है, 25% ड्वार्फ आ गया, 75% टॉल है। लेकिन जब जीनोटाइपिक रेशियो देखोगे तो यहां पर क्या देख लो, ये एक तरह का है 1, ये दोनों एक तरह का है, तो देखो 2, ये अलग है, देखो तो 1:2:1 का आ रहा है, ये हेट्रोजाइगस हो गया लेकिन टॉल है, ये होमोजाइगस है प्योर टॉल है, ये होमोजाइगस है प्योर रिसेसिव है, ये तो 1:2:1, यानी यहां पे देख लो सेकेंड जनरेशन में मेंडल जो एक्सपेरिमेंट किया तो फिनोटिपिक रेशियो अलग है और जीनोटिपिक रेशियो अलग है। हम इसलिए ये बार बार बोल रहे हैं कि आगे जब पढ़ोगे इसका एक्सेप्शन
तो वहां पर तुम्हारा फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम होता है। क्वेश्चन पूछता है, इसलिए यहां पर बता रहे हैं। ठीक है, तो देख लो ये रेशियो। अब देख लो, ये मेंडल का मेन एक्सपेरिमेंट था। इस माने ये इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के आधार पे, यानी मोनोहाइब्रिड के आधार पे उसने दो लॉ दिया। पहला देखो मेंडल फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन पेरेंटल कैरेक्टर इन F1 जनरेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन F2 जनरेशन। ध्यान से देखो, F1 जनरेशन में क्या कहता है? कोई एक ही पेरेंटल कैरेक्टर एक्सप्रेस कर पाएगा, लेकिन F2 जनरेशन में दोनों पेरेंटल कैरेक्टर आ गया। देखो ना, यहां पर ड्वार्फ भी आ गया ना। तो ये ड्वार्फ इसलिए आया क्योंकि यहां पर F2 जनरेशन में जो पेरेंट था वो हेटेरोजाइगस था, इसलिए रिसेसिव आ गया। यहां पर देखो F1 जनरेशन में क्या था? वो प्योर टॉल था, ये प्योर ड्वार्फ था। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ द सीड फॉर्म, कितनों सीड बनाओगे तो वो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी ही आवेगा। तो अब यहां पर क्या हुआ कि कैपिटल टी जो है स्मॉल टी को क्या किया? सप्रेस कर दिया। उस स्मॉल टी में भी जो भी कैरेक्टर है, जो भी प्रोटीन या एंजाइम बनाने की एबिलिटी है, वो किसके प्रेजेंस में? इस कैपिटल टी के प्रेजेंस में क्या हो गया? वो नहीं कर पाया, वो एंजाइम नहीं बना पाया, वो प्रोटीन नहीं बना पाया, जिसके चलते वो कैरेक्टर नहीं आ पाया। ये कैपिटल टी फुल्ली जो भी उसको करना, जो भी एंजाइम बनाना, जो भी प्रोटीन बनाना, वो फुल्ली बना दिया। इसलिए देखोगे ये कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल, ये टॉल होगा। यहां पर यही है, देख लो, ये कैपिटल टी एक्सप्रेस ओन कैरेक्टर बट स्मॉल टी डज नॉट एक्सप्रेस ओन कैरेक्टर। तो हमने क्या बोला था कि इस मेंडल के एक्सपेरिमेंट में ये क्वालिटेटिव है, हेड और टेल है। इसमें या तो टॉल होगा या तो ड्वार्फ होगा। फिनोटाइपिक ऑब्जर्वेशन तो वही कहता, देखो, एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन पेरेंटल कैरेक्टर इन F1 जनरेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन F2। लेकिन F2 जनरेशन में देखो ना, सेकेंड जनरेशन में तो क्या हुआ? जो फर्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर था वो नहीं आया था, सेकेंड जनरेशन में आ गया। अब रेशियो कुछ भी हो, लेकिन कैरेक्टर तो आ गया ना। ये आ जाओ, मेंडल सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखता है। ध्यान से देखो तो क्या हुआ था? फर्स्ट जनरेशन में रिसेसिव कैरेक्टर नहीं आया। माने कैरेक्टर नहीं आने का मतलब रिसेसिव जो भी ट्रेड कैरेक्टर है वो खत्म नहीं हो गया, वो छुप गया। सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ? उसको आपने चांस दिया, तो जैसे उसने चांस दिया वो कैरेक्टर क्या हो गया? एक्सप्रेस हो गया। कभी कभी देखोगे क्या होता है, घर में भी देखोगे, अब आपके दादाजी हैं, आपके फादर हैं, तो जब दादा फादर रहते हैं तो आप फादर से पैसा नहीं मांग पाते हो। काहे? दादाजी से डर लगता है। यानी आप अपना कैरेक्टर फादर के प्रेजेंस में, ग्रैंडफादर के प्रेजेंस में नहीं एक्सप्रेस कर पाते हो। आप अपना कैरेक्टर तभी एक्सप्रेस करते हो जब फादर रहता है। सेम चीज है यहां पर। तो रिसेसिव कैरेक्टर जब भी वो अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा तो रिसेसिव यानी होमोजाइगस कंडीशन में, हेट्रोजाइगस कंडीशन में नेवर वो कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर पाता है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही कहता है, देखो, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द टू एलील ऑफ ए जीन मस्ट बी सेग्रीगेटेड। सेग्रीगेटेड मींस क्या होता है? सेपरेटेड एंड मूव इनटू डिफरेंट गैमेट्स। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स हमेशा प्योर होता है। एक वो नहीं, यहां पर नॉन डिसजंक्शन जो मियोसिस में पढ़ते हो वो एनाफेज में होता है, यहां पर सो नहीं लेना है। नॉर्मल कंडीशन में हम बोल रहे हैं, क्योंकि गैमेट कोई एक ही एलील को रिसीव करता है। ठीक है, तो यही तुम्हारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था।
अब देख लो मेंडल क्या किया, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स यानी डाइहाइब्रिड क्रॉस करवाया। ये मेंडल ये देखना चाह रहा था कि अब देयर आर ए नंबर ऑफ द कैरेक्टर, ईच एंड एवरी कैरेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। तो कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को अफेक्ट करता हो ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। जब मेंडल डाइहाइब्रिड क्रॉस कराया तो क्या देखता है, ईच एंड एवरी कैरेक्टर इज ट्रांसफर from one generation to another generation and each and every character transfer independently, they does not affect the other। मेरी बात समझ रहे हो, वो दूसरे को अफेक्ट नहीं करता, इसलिए इसका नाम रखा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट का मतलब होता है ट्रांसफर होना। तो वही देख लो यहां पर वो क्या किया, देख लो एक लिया तुम्हारा राउंड और येलो सीड। अभी पढ़े हो सीड में राउंड क्या होता है तुम्हारा, डोमिनेंट होता है और येलो भी डोमिनेंट होता है। तो एक डोमिनेंट का प्लांट लिया जिस पी प्लांट में राउंड सीड और येलो उसका कलर था। दूसरा लिया देख लो ओरिंकिल्ड एंड रिंकिल एंड ग्रीन सीड लिया, देख लो। तो ग्रीन सीड क्या होता है तुम्हारा, रिसेसिव होता है, रिंकिल भी रिसेसिव है। अब गैमिट बनाओ तो देख लो, अब यहां पर एक ये भी आता है बेटा कि कितने तरह का गैमिट बनेगा। तो ध्यान से देखना, जितना हाइड्रोजाइगस कंडीशन होगा, हेटेरोजाइगस जितना कंडीशन होगा, तो वो क्या होता है, एक फार्मूला होता है 2 to power n। यही n होता है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। तो यहां पर देखो ना हेटेरोजाइगस कंडीशन कहां है, ये देखो, ये तो होमोजाइगस है दोनों। तो एक इससे बनेगा, एक इससे बनेगा। अब ये फर्टिलाइज कराओ तो देख लो, अब इसको जब F1 जनरेशन को जर्मिनेट किया तो ऑल द प्लांट्स हैविंग द राउंड एंड येलो सीड, देख लो उसका शेप राउंड था, येलो सीड। सेम चीज हुआ, क्या हुआ यहां पर, ओरिंकल और ग्रीन क्या हो गया, रिसेसिव था। फिर इसको देख लो, अब इस F1 जनरेशन को सेल्फ पोले, देखो कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना बेटा। सेम चीज है मोनो हाइब्रिड का, फर्क यहां पर क्या है, दो कैरेक्टर को लिया तो गैमिट का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा ना। अब यहां पर देख लो, अब देखो हेटेरोजाइगस कंडीशन आ गया, देखो दो है तो देख लो, तो दो ऊपर दो, तो दो दूना चार गैमिट, तो देख लो 1 2 3 4 गैमिट बना। तो देख लो क्या क्या बनेगा, देख लो कैसे करोगे। ये R है, देख लो, तो पहले ये R Y कैपिटल Y, फिर R स्मॉल I, फिर ये R कैपिटल Y, फिर R, ये देखो 4 तरह का गैमिट बना। देखो अब इसको फर्टिलाइज कराओ चारों को, तो देख लो अब ये RY है, ये RY थोड़ा ही घसक गया है, फर्टिलाइज कराओगे, देखो ये क्या बना, RRY। फिर इससे कराओ, देख लो, फिर इसको इससे कराओ तो देख लो, फिर इसको इससे कराओ तो देख लो, फिर यहां देखो इस RY को इससे कराओ तो ये आ गया, इससे कराओ ये आ गया, ये देख लो। फिर देख लो इस स्मॉल r और कैपिटल Y को कराओ तो देख लो, इससे फिर इससे फिर इससे, देख लो। तो इस तरीके से तुम्हारा क्या हो गया, 16 सीड का फॉर्मेशन होता है। जब इसमें जो भी सीड था, जब इसको ग्रोन कराया तो यहां पर देखता क्या है, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो ये देखो, फिनोटिपिक रेशियो देखो क्या आया, ध्यान से देखना, परे हो 9:3:1 का। तो इसमें देख लो ये 9 जो देख रहे हो ये राउंड एंड येलो,
ये 3 जो देख रहे हो राउंड एंड ग्रीन, और ये 3 जो देख रहे हो राउंड ओरिंकिल एंड येलो, और ये 1 जो देख रहे हो ओरिंकिल एंड ग्रीन। देख लो ये रिसेसिव कैरेक्टर आया। जीनोटाइप रेशियो अगर निकालोगे तो देखो क्या आता है, देख लो 1:2:1:2 4:1:1 आता है आपका। यहीं से वो तीसरा लॉ दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसके बारे में हम बता चुके हैं। अब देखो यहां पर जो ये इस तरीके से आया कने, क्योंकि ये लॉ नहीं एक्सेप्ट हुआ तुम्हारा, बाद में देखोगे लिंकेज पढ़ोगे तो ये एक्सेप्ट नहीं हुआ। मेंडल का एक ही लॉ यूनिवर्सली एक्सेप्ट हुआ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आगे पढ़ोगे लॉ ऑफ डोमिनेंस भी जो है ना फेल हो गया, बहुत सा उसका एक्सेप्शन आया। सिर्फ सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ये जो मेंडल जो थर्ड लॉ जो डिराइव किया था, तो एक्चुअली यहां पर क्या था, वो जो फैक्टर सब जो था वो डिफरेंट क्रोमोजोम पे था, सेम क्रोमोजोम पर नहीं था, इसीलिए वो इंडिपेंडेंटली क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। अब वो क्या कहता है, एलील्स ऑफ जीन लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोजोम एसॉर्ट इंडिपेंडेंटली, क्योंकि वो मेंडल जो कैरेक्टर जो वो चूज किया था तो उसका जो एलील था वो डिफरेंट क्रोमोजोम पर था। ठीक है, जैसे देख लो कैसे। अब सपोज करो एक क्रोमोजोम ये है, मान लो इस पर ये ए है, ये ए है, ये दूसरा देखो ये बी है, ये कैपिटल बी है। तो अब देख लो ये कंबाइन करके क्या बना देगा, ए बी। ये कंबाइन करके क्या बना देगा, ए बी। सेम चीज देखो, अब उलट दो, देख लो। अब ये इस पर ए है, ये बी है, तो अगर इसको कंबाइन करोगे तो देखो ये ए बी बन गया। यहां देखो ये ए है, ये बी है, तो देखो ए बी। तो ये जो कॉम्बिनेशन जो देख रहे हो क्रोमोजोम का, तो ये देखो ना, ये एलील सब क्या है, डिफरेंट क्रोमोजोम पे। अगर सपोज करो ये एक क्रोमोजोम है और इस पर 2 एलील है, ये ए बी, अब कैसे होगा, ये क्रोमोजोम तो साथ जाता है, ये तो साथ जाएगा, तब तो वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहां हुआ। आया मेरी बात समझ। तो ये पढ़ोगे तुम्हारा ये मॉर्गन जो है वो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, ये लिंकेज, ये लिंक्ड जीन है। ये जब भी जाएगा तो टुगेदर जाएगा, साथ जाएगा। तो यहां पर कहने का मतलब क्या है, ये थर्ड लॉ एप्लीकेबल तब होगा जब वो जीन डिफरेंट क्रोमोजोम पे हो। अगर सेम क्रोमोजोम पे होगा जीन तो वो टुगेदर जाएगा, तब ये लॉ फेल हो जाता है आपका। ठीक है, इसी में देखो एक आता है तुम्हारा टेस्ट क्रॉस। अब थोड़ा सा समझो टेस्ट क्रॉस, एक होता है बैक क्रॉस भी होता है, लेकिन टेस्ट क्रॉस पे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। वो जो F1 जनरेशन में आपका ये टीटी आया था, तो आपने तो ग्रोन कराया तो टॉल, लेकिन तेरे को ये नहीं पता है कि ये होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है। कहां पता है, तो देखने में लग रहा है, जीनोटाइप तो नहीं पता है। तो इसको जीनोटाइप पता लगाने के लिए क्या किया जाता है, पेरेंट के रिसेसिव यानी ड्वार्फ से क्रॉस कराया जाता है, तब पता चलता है कि वेदर द F1 जनरेशन इज होमोजीनस और हेट्रोजीनस। तो टेस्ट क्रॉस का यही मतलब है। टेस्ट क्रॉस क्या पता लगाता है, वेदर द F1 जनरेशन इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस व्हेन इट क्रॉस विद द रिसेसिव। और अगर उस F1 जनरेशन को तुम डोमिनेंट या रिसेसिव से क्रॉस कराते हो तो दैट इज सिंपली नोन एज बैक क्रॉस। ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो देखो क्या कहता है, टू नो द जीनोटाइप ऑफ प्लांट इट क्रॉस विद द रिसेसिव पेरेंट्स। देखो इफ होमोजाइगस डोमिनेंट ऑल टॉल, एंड अगर हेट्रोजाइगस होगा तो रेशियो 1:1 का आवेगा। कैसे आवेगा बता तो, अगर वो हेट्रोजाइगस, जैसे ये हेट्रोजाइगस है, ध्यान से देखो, तो यहां पर 2 तरह का गैमीट बना, ये टी और ये रिसेसिव से कराए तो एक ही टी होगा। तो देखो
एक ये क्रॉस किया, तो क्या होगा? देखो, एक ये टीटी होगा और दूसरा ये टीटी होगा। तो रेशियो देखो ना, 1:1 का आया, एक टॉल एक ड्वार्फ। ये देखो, तो हमेशा याद रखना, ये देखो, अगर वो F1 पेरेंट अगर हेट्रोजाइगस है और टेस्ट क्रॉस करा रहे हो, तब रेशियो हमेशा क्या होगा? 1:1 का। अगर वो डोमिनेंट है, यानी ये अगर डोमिनेंट है और इसको मान लो करोगे, तो क्या होगा? सब टॉले होगा जो F1 जनरेशन में पढ़े हो, जो करवाए हो क्रॉस, याद रहेगा। अब आ जाओ थोड़ा सा एक्सेप्शन ऑफ, पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस में देखो, सब आदमी पढ़े हो बेटा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये देखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये डिस्कवर्ड बाय कार्ल कॉरेंस, याद रखना है। देख लो क्या कहता है, इन दिस केस डोमिनेंट फैक्टर इज अनेबल टू एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टर कंप्लीटली, रिजल्ट इज ए इंटरमीडिएट टाइप्स न्यू इन नेक्स्ट जनरेशन, not seen in both parents, not blending because it recovered in second generation। ध्यान से देखो क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्या कहता है कि मान लो दो पेरेंट, जैसे सपोज करो यहां पर जो एग्जांपल लिया है ये डॉग फ्लावर का, तो क्या किया, एक रेड फ्लावर लिया, तो सपोज करो ये कैपिटल आर और एक व्हाइट फ्लावर, तो मान लो ये स्मॉल आर। अब इसको देखो लाओगे तो ये जो फर्टिलाइज होगा तो ये आर, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार क्या होना चाहिए? F1 जनरेशन में ऑल द फ्लावर हैविंग द रेड कलर, लेकिन यहां पर न रेड आया न व्हाइट आया, क्या आ गया? पिंक कलर आ गया। एकदम दोनों माने पेरेंट से क्या हो गया? डिफर कर गया। अब इसी को F1 जनरेशन को जब क्रॉस कराए तो F2 जनरेशन में जब आते हो तो देखते हो क्या है तुम्हारा, रेड व्हाइट भी आ जाता है, रेड भी आ जाता है, व्हाइट भी आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर ये कैरेक्टर ब्लेंडेड नहीं हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? क्या होता है, अब ये जो आर जो है तुम्हारा, अब जो भी एंजाइम बनाता है वो रेड कलर के लिए, ये स्मॉल आर जो भी एंजाइम बनाएगा वो व्हाइट के लिए। क्या हुआ, जब ये दोनों साथ आया तो या तो ये दोनों एंजाइम नॉन फंक्शनल हो गया, नर्वस आ गया, या जितना बनाना चाहिए एंजाइम उतना नहीं बना पाया, जिसके चलते क्या हुआ, एक थर्ड कलर आ गया, इंटरमीडिएट कलर आ गया। कभी कभी होता है ना, दो के झगड़ा में तीसरे को फायदा हो गया, वही चीज यहां पर हुआ तुम्हारा। इसी को कहा जाता है बेटा, क्या बोलोगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो देखो क्या करता है, नॉट सीन इन बोथ, देखो ध्यान से देखना, ये लैंग्वेज इसी टाइप से क्वेश्चन बनाता है। नॉट ब्लेंडिंग बिकॉज इट रिकवर्ड इन सेकेंड जनरेशन। एग्जाम्पल देखो, पूछता है ये मिराबिलिस जाल्पा 4 o'clock छुई जो कहते हो पौधा, ये एंथ्रियम माइस, देखो डॉग फ्लावर या स्नैप ड्रैगन कहा जाता है। देखो क्या किया है, ये आर रेड फ्लावर, व्हाइट को स्मॉल आर, देखो यहां पर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या आया, कैपिटल आर स्मॉल आर। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार क्या होना चाहिए था, रेड फ्लावर, लेकिन यहां पर हो गया पिंक फ्लावर। F1 जनरेशन जब इसको सेल्फ पोलिनेशन कराया तो देखो यहां पर, तो क्या रिजल्ट आता है, देखो आर ठीक उसी टाइप से लॉ ऑफ डोमिनेंस टॉल और के देखो टीटी, तो टीटी की जगह पर कैपिटल आर, ये देखो अब यहां पर देख लो, ये रेड, ये दोनों क्या हो गया, पिंक, और ये हो गया व्हाइट। तो यहां पर देखो ना, F2 जनरेशन में रेड भी आ गया और व्हाइट भी आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कैरेक्टर ब्लेंडेड नहीं हुआ था बेटा। आया मेरी बात समझिए। यहां पर जो रेशियो निकालोगे तो फिनोटिपिक रेशियो भी वही होगा जो जीनोटिपिक होगा। देखो ना, 1:2:1,
सेम इन जीनोटाइप, इस पे क्वेश्चन पूछता है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, व्हाट एवर द रेशियो ऑफ द फिनोटाइप इज द सेम रेशियो इन द जीनोटाइप। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या देखे थे, फिनोटाइप का रेशियो अलग होता है, जीनोटाइप का रेशियो अलग होता है। फिनोटाइप वहां देखे थे 3:1, जीनोटाइप 1:2:1। यहां पर इनकम्प्लीट में क्या हुआ, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक क्या होगा, रेशियो सेम होगा। ये इस पर ध्यान रखना। अब आ जाओ, दूसरा जो है क्या है तुम्हारा, कोडोमिनेंस होता है। अब ये कोडोमिनेंस का मतलब क्या हो गया कि जब वो दो कैरेक्टर आता है प्रोजेनी में, तो दोनों कैरेक्टर अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस कर देता है। अभी तक तो क्या पढ़ रहे थे कि उस दोनों में कोई एक ही कैरेक्टर अपना एक्सप्रेस करता था, एक रिसेसिव हो जाता था, एक डोमिनेंट हो जाता था, या दूसरे में क्या हुआ कि दोनों नहीं कर पाया, एक थर्ड आ गया। अब यहां पर क्या कहता है, नहीं, दोनों किसी से नहीं दबेंगे, दोनों दबेंगे। इसी को कहा जाता है कोडोमिनेंस। देखो क्या कहता है, रिजेंबल बोथ पेरेंट्स, बोथ एलील एक्सप्रेस देमसेल्फ फुल्ली, हेट्रोजाइगस कंडीशन में आवेगा। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो देखो क्या होता है, कोट कलर ऑफ द कैटल, AB ब्लड ग्रुप, कैरियर ऑफ स्किल सेल एनीमिया, और एक आता है मल्टीपल एलिज्म एंड कोडोन। देख लो यहां पर थोड़ा सा समझो, ये ब्लड ग्रुप पढ़े हो आप, क्या होता है ब्लड ग्रुप, ये AB और AB, और या तो O बोलते हो। ये जो AB जो देख रहे हो यही है कोडोमिनेंस। अब देख लो कैसे होगा। सपोज करो एक है, मान लो फादर है तुम्हारा, ये AA, अब मदर है सपोज करो BB। तो एक तो कंडीशन आवेगा AB से, तो देखो यहां पर तो होना क्या चाहिए था, यहां पर इसमें या तो A डोमिनेंट होना चाहिए था या तो B डोमिनेंट होना चाहिए था, नहीं होता है, दोनों डोमिनेंट हो जाता है। तो इस तरीके का अगर पेरेंटल स्ट्रक्चर होगा तो उसका चाइल्ड क्या होगा, जिसमें AB ग्रुप आवेगा, तो वो कोडोमिनेंस कहा जाता है। ये मल्टीपल एलील का मतलब क्या होता है, जनरली पढ़े हो कि एक जीन का दो ही एलील होता है नॉर्मल कंडीशन में। कभी कभी क्या होता है, म्यूटेशन के कारण एक जीन का 2-3 एलील हो जाता है, या मोर देन 2 एलील हो जाता है, तो उसी को कहा जाता है मल्टीपल एलील। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जब भी जीन होगा तो पेयरे होगा, एक इंडिविजुअल में वो 3 या 3 से अधिक एलील नहीं पाया जाएगा। जिसे ब्लड का जो जीन होता है, देख लो ये I जो लिखते हो, IA, IB, और ये I लिखा जाता है, या O लिखो, जो देखो, तो होना तो चाहिए 2 ही एलील, लेकिन यहां पर देखो 3 एलील है। तो उस पॉपुलेशन में अगर खोजोगे तो ये तीनों एलील मिल जाएगा, लेकिन किसी एक इंडिविजुअल में जाओगे तो 2 ही एलील रहेगा, 3 नहीं रहेगा, तब तो डिसऑर्डर हो जाएगा बेटा। एक इंडिविजुअल में चाहे ये 2 रहे, चाहे ये 2 रहे, चाहे ये 2 रहे। अब इसमें देखो, ये A डोमिनेंट है, B डोमिनेंट है, और ये I जिसको O बोलते हो ये रिसेसिव है। तो देख लो, ये A और B होमोजाइगस हो या हेट्रोजाइगस हो, AB रहेगा। लेकिन ये O ब्लड ग्रुप कब होगा, जब होमोजाइगस होगा, तब ये होगा। वो आया मेरी बात। तो इस पर अगर बनाओगे तो तुम्हारा 6 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप बन जाता है। तो ये मल्टीपल एलील समझे, आया। अगर किसी स्पीशीज के पॉपुलेशन में अगर 2 से अधिक अगर एलील पाया जाता है एक जीन का, तो उसी को मल्टीपल एलील कहा जाता है। अब कहोगे ये मल्टीपल एलील कहां कैसे हो गया, ये म्यूटेशन के चलते होता है बेटा, ठीक है। उसी तरीके से देखोगे ये कोट कलर ऑफ कैटल या स्किल सेल एनीमिया पढ़े बताएंगे। देखो, more than 2 alternative forms of one genes known as multiple allele, which are
लोकेटेड ऑन सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। जैसे ह्यूमन ब्लड ग्रुप में देखो ये IA, IB, II। तो होमोलोगस का मतलब समझ रहे हो, एक मदर का क्रोमोजोम, एक फादर का क्रोमोजोम। हालांकि अभी क्रोमोजोम कर रहे हैं, वहां अभी पहुंचे नहीं है। 19वीं सेंचुरी के बाद जब मेंडल का डिस्कवरी हुआ तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, तो उसके बाद क्या हुआ, क्रोमोजोम का खोज हुआ, फिर वो जीन का खोज हुआ। तो वो एक्चुअली फैक्टर जो बोला था मेंडल, फैक्टर इज नथिंग दैट इज द जीन। तो व्हाट एवर द मूवमेंट ऑफ द फैक्टर, कैसे फैक्टर मूव करता है वन जनरेशन, तो सेम मूव करता है तुम्हारा क्रोमोजोम या जीन। आगे बढ़े। कुछ तो बोलो, एकदम गंभीर है बेटा सा। ये देखो क्या कहता है, मेनी एलील्स ऑफ ए जीन इन ए पॉपुलेशन बट ऑर्गेनिज्म हैव ओनली 2 एलील ऑफ द जीन। किसी भी इंडिविजुअल में 2 ही होगा, वो मल्टीपल नहीं होगा। उसके पॉपुलेशन में हो सकता है वेरी। ये देखो ये स्किन कलर ऑफ कैटल का दिखाया है, देख लो स्पॉट सब जो देख रहे हो, होना चाहिए था कोई एक एक कलर का स्पॉट ना, देखो ना, व्हाइट भी है, ब्राउन भी है, ब्लैक भी है। तो क्या है, को डोमिनेंस। देख लो ये 6 जीनोटाइप जिसे तुम्हारा ब्लड ग्रुप का कैसे बनता है, जैसे देख लो ए का दोनों देखो होमोजाइगस, एकदम प्योर ए ब्लड ग्रुप। ये देख लो हेट्रोजाइगस होगा ब्लड ग्रुप ए, क्योंकि ए डोमिनेंट है। बी में देखो दोनों बी होमोजाइगस, यहां देखो हेट्रोजाइगस लेकिन डोमिनेंट है। और एक देखो ओ, तो ये कंडीशन क्या होता है, ये ए जो है एक टाइप का शुगर बनाता है, बी दूसरे टाइप का शुगर बनाता है, ये आई जो है ना कोई शुगर नहीं बनाता है, इसलिए इसको रिसेसिव कहा जाता है। अब यहां पर शुगर का मतलब प्रोटीन हो गया बेटा, एक टाइप ऑफ प्रोटीन। परे हो आपका ये तुम्हारा क्या होता है, ये ब्लड के सरफेस पे ये पाया जाता है एंटीजन। कोई दिक्कत? आ जाओ देखो प्लियोट्रॉफी, ये देखो थोड़ा सा ध्यान दो क्या कहता है, ए सिंगल जीन प्रोड्यूस मोर देन 1 इफेक्ट। अभी तक जो पढ़ रहे हो 1 जीन 1 कैरेक्टर, 1 जीन 1 एंजाइम, 1 जीन 1 प्रोटीन। लेकिन क्या देखता है यहां पर कि एक जीन जो है दे कंट्रोल मोर देन 1 कैरेक्टर, एक कैरेक्टर से अधिक को कंट्रोल करता है। उसी फिनोमेना को क्या कहते हो, प्लियोट्रॉफी। जैसे देखो स्टार सिंथेसिस या साइज ऑफ ए स्टार्च ग्रेन एंड शेप ऑफ सीड, फ्लावर कलर या सीड कलर। अब एक ही जीन देख लो, ये सीड में देखो अगर राउंड है तो इसका मतलब इसमें सीड का ग्रेन का साइज बड़ा है, तो ये एकदम प्योर। मान लो सपोज करो ये बीबी जीन है, लेकिन यहां पर देख लो ये बीबी आ गया, बी तो डोमिनेंट है राउंड, थोड़ा सा सीड माने ये स्टार्च का जो साइज है थोड़ा ऐसे मीडियम हो गया। लेकिन दूसरा देखो ये इस तरीके से कंडीशन आ गया, देख लो, तो ये ओरिंकिल हो गया। तो क्या हो गया, ग्रेन साइज बहुत छोटा हो गया, जिसके चलते वो रिंकल्ड हो गया। तो एक ही जीन देखो कितना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, साइज माने सीड के शेप को भी कंट्रोल कर रहा है, दूसरा साइज ऑफ ग्रेन को भी, जो माने वो स्टार्च ग्रेन है उसको भी कंट्रोल कर रहा है। तो उसी को क्या बोलोगे, प्लियोट्रॉफी। कोई एक और होता है तुम्हारा फिनाइल कीटोनूरिया, देखो ये टाइप ऑफ डिजीज होता है। देखो क्या होता है, एक एंजाइम होता है फिनाइल एनामीन। देखो ये क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सीजिलेज के प्रेजेंस में ये क्या बन जाता है, ट्रायोसिन। पर ट्रायोसिन का बहुत सा रोल है। कभी कभी क्या होता है, वो जिस जीन के चलते ये एंजाइम का फॉर्मेशन होता है, वो जीन क्या होता है, म्यूटेट हो जाता है, जिसके चलते ये एंजाइम नहीं बन पाता है। तो ये फिनाइल एलानिन क्या होगा,
ट्रायोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा। ये क्या होता है, एक्युमुलेट होने लगता है, ब्रेन में होने लगता है। तो देख लो, जिसके चलते क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन। अब एक जीन था, लेकिन इसका इफेक्ट देखो क्या हुआ। एक जीन नहीं, देखो जीन फॉर दिस एंजाइम गेट म्यूटेटेड नहीं किया, तो एक जीन से एक ही ना कैरेक्टर कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन यहां पर देखो क्या क्या सिंड्रोम आता है, मेंटल रिटार्डेशन, रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन। माने जो जीन ये एंजाइम बनाता है, ध्यान से देखो, जो फिनाइल एनालिन को कन्वर्ट करता है ट्रायोसिन में, किसी कारणवश ये जीन जो है नॉन फंक्शनल हो गया, म्यूटेट हो गया। तो अब ये धीरे धीरे बॉडी में जमा हुआ, ब्रेन में, तब मेंटल रिटार्डेशन। लेकिन देख लो, वो जीन नहीं फंक्शन में, तो उसके चलते क्या होता है, आपके हेयर में रिडक्शन शुरू हो जाता है, स्किन में पिगमेंटेशन शुरू हो जाता है। तो देखो ना कितने कैरेक्टर को कंट्रोल किया। तो इसी को कहा जाता है पेलियोट्रॉफी। अब देखो वही स्टार्च ग्रेन वाला एक और एग्जांपल दिखा है। देखो एन एलिलिक पेयर, देखो बी एंड बी कंट्रोल टू फिनोटिपिक कैरेक्टर्स। देखो क्या कहता है, व्हेन बी डोमिनेंट ओवर ए स्मॉल बी, तो शेप ऑफ सीड देखो ये राउंड होता है। यहां देखो अब ये बी डोमिनेंट है तो फिर भी देखो राउंड होगा, लेकिन साइज छोटा हो जाता है। लेकिन जब स्मॉल बी होता है तो व्रिंकल्ड हो जाता है। अब यहीं पर देखो हेयर, देखो क्या कहता है, बी शोज इनकम्प्लीट डोमिनेंस ओवर बी। देख लो, तो अब साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन में क्या देखो, ये कैपिटल तो ये लार्ज साइज हो जाता है, ये देखो तो इंटरमीडिएट, और ये स्मॉल भी देखो ये। तो देखो ना, ये जीन जो हुआ तुम्हारा बीबी या बी स्मॉल बीबी, तो राउंड को भी शेप को भी कंट्रोल करता है और ग्रेन साइज को भी वो कंट्रोल करता है। जस्ट उसका उल्टा आ जाओ, देख लो पोलियोजेनिक इनहेरिटेंस, ये प्लियोट्रॉफी के उल्टा है। अब यहां वहां क्या था कि वन जीन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर, यहां क्या कहता है, वन कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन। माने अब एक कैरेक्टर जो है दैट कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन पेयर, मोर देन वन जीन, एक से अधिक जीन से। तो उसी फेनोमेना, देखो नाम में से पकड़ो ना, पोलीजेनिक, माने नंबर ऑफ द जीन दैट कंट्रोल द कैरेक्टर। देखो क्या कहता है, वन कैरेक्टरिस्टिक इज कंट्रोल्ड बाय टू और मोर जीन्स, द जीन्स आर लार्ज इन क्वांटिटी बट स्मॉल इन इफेक्ट। ये जो एनालिसिस है देख लो, ये क्वांटिटिव है, मेंडल का था क्वालिटेटिव, ये याद रखना। अब एग्जाम्पल में देखो, जैसे तुम्हारा हाइट होता है, स्किन कलर हो गया, आई कलर हो गया, या वेट हो गया। ह्यूमन के केस में जनरली मेंडल में क्या पढ़े थे, मेंडल में हेड और टेल था, या तो टॉल नहीं तो नटकू। अगर स्किन कलर में लेते अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ चलो, तो या तो ब्लैक या तो व्हाइट। लेकिन देखो ना हम लोग के स्किन कलर में ब्लैक भी एकदम निग्रो ब्लैक भी होता है, थोड़ा हल्का एकदम देखोगे अंग्रेज के जैसे भी होता है, एल्बिनो उसको कहा जाता है। तो ये जो स्किन कलर जो होता है वो एक जीन से नहीं कंट्रोल होता है, देयर आर ए नंबर ऑफ द जीन। इसलिए यहां पर क्या होता है, डिग्री जो है, ग्रेडियंट जो है वैरी करता है तुम्हारा। जिसे हाइट ही ले लो ना, मेंडल में क्या पढ़े थे, या तो टॉल या तो ड्वार्फ। वहां हेड है, टॉल है, यहां देखो ना हाइट में लंबा भी होता है, यहां 4 फुट 2 इंच भी होगा, 4 फीट 3 इंच भी होगा, 4 फीट 5 इंच भी होगा, 5 फीट भी होगा, 6 फीट भी होगा, 6 फीट 5 भी होगा, 7 फीट भी होगा। देखो ना कैसे ग्रेडेशन है, ठीक है। तो यही चीज यहां पर बोला। जैसे देख लो यहां पर एक एग्जाम्पल दिए हैं स्किन का, देख लो। अब देख लो ये 3 जीन है तुम्हारा, ए बी बी सी सी। अगर ये तीनों डोमिनेंट कैरेक्टर है, जैसे ए बी बी सी सी, अगर ये तीनों आ गया तो देखो एकदम डार्केस्ट स्किन, एकदम निगरो भैया। लेकिन देख लो अब इसमें देख लो,
ये देखो हेट्रोजाइगस आ गया, ये देख लो, ये डोमिनेंट है, हल्का अब लाइट हो जाएगा। फिर देख लो, जैसे जैसे देख लो ना रिसेसिव आ रहा है तो थोड़ा मिडिल में आ जाता है, लेकिन टोटल अगर रिसेसिव आ गया, देखो ना कैपिटल ए, ये देख लो, देखो कैसे वेरी करता है। लास्ट में देखो सब रिसेसिव अगर हो जाता है तो एकदम देखो लाइटेस्ट स्किन कलर, इसी को एल्ब्यूनो कलर कहा जाता है। क्लियर हुए? आगे बढ़े। हाँ ये भैया ये एग्जाम्पल याद रखना बेटा, एग्जाम्पल तो मेन है, कैसे बोल रहे हो ने। अब ये मेंडल लॉ तुम्हारा यहां से खत्म हुआ, उसका एक्सेप्शन। अब उस प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का दूसरा पार्ट आ जाता है तुम्हारा। अब देखो जैसे वो डिस्कवरी मेंडल का हुआ 19वीं सेंचुरी में, तो उसके बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ। तो वही उसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ये तुम्हारा क्या था, ये सर्टेन इन बभोरी, दो साइंटिस्ट था, वो देख रहा था वो म्योसिस सेल डिवीजन, तो देख रहा था क्रोमोसोम का मूवमेंट देख रहा था। अब उसके दिमाग में आया और ये क्रोमोसोम कैसे मूव कर रहा है, तो यानी इसी पे फैक्टर होता है वो भी मूव करता है। तो जिस तरीके से मेंडल फैक्टर को बताया था, तो यहां पर क्रोमोसोम उसी तरीके से मूव करता है आपका। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्रोमोसोम थ्योरी जो इनहेरिटेंस था, ये एक्सपेरिमेंटली नहीं बताया था, ये प्रूफ नहीं दिया था, ये सिंपली देखा था। देखो ये सर्टेन एंड बेभोरी, देखो क्या कहते हैं, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स आर पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ द जीन, और इसी जीन को मेंडल फैक्टर कहा था। पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम लीड टू पेयरिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ ए पेयर ऑफ ए फैक्टर दे कैरिड। जिस तरीके से वो क्रोमोसोम डिवाइड होता है, जैसे मान लो ये दो क्रोमोसोम है, तो गैमिट बनेगा, तो एक यहां आवेगा, एक यहां, तो इस पे जीन जो है इस पे आवेगा, इस पे जो जीन है इस पे आवेगा, तो वही तो कह रहा है ये। ठीक है, अब ये क्रोमोसोमल थ्योरी को जो है एक्सपेरिमेंटली जो प्रूव किया तुम्हारा, वो थॉमस हंट मॉर्गन यही डिस्कवर किया था, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। देखो क्या कहता है, गिव एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी। और ये इस एक्सपेरिमेंट में ये क्या किया, मॉडल जो ऑर्गेनिज्म लिया वो फ्रूट फ्लाई, देख लो क्या कहता है, वर्कड ऑन फ्रूट फ्लाई, ये ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर होता है तुम्हारा फ्रूट, ये मॉडल ऑर्गेनिज्म था। लेने के पीछे इसका जो पर्पस था, एक्चुअली क्या होता है कि जहां पर भी इसको ग्रोन करते हो, कोई सिंपल मीडियम में भी ग्रोन कर जाता है। दूसरा क्या होता है, इसमें मेल एंड फीमेल क्लियरली डिस्टिंग्विश, इजिली आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तीसरा क्या था, यहां पर जो कैरेक्टर था वो इजिली ट्रांसमिट होता था। तो देखो यहां पर क्या कहता है, ध्यान से देखो, ग्रोन इन सिंपल मीडियम, लाइफ साइकिल बहुत छोटा 2 वीक्स का था। देखो सिंगल मेटिंग प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ द प्रोजेनी, तब एक मेट में अगर जितना ज्यादा प्रोजेनी पैदा करेगा तो क्या होगा तुम्हारा, उतना ज्यादा कैरेक्टर आवेगा ना। ये देखो कैरिड आउट डाइहाइब्रिड क्रॉस विथ सेक्स लिंक्ड जीन, यहां पर देख लो, इस सेक्स लिंक्ड जीन का मतलब क्या होता है, जिस तरीके से हम लोगों का होता है 46 क्रोमोसोम बोलते हो ना, इसका भी इसका कम होता है, इसका तो 4 पेयर होता है तुम्हारा। उसमें देख लो 3 पेयर जो होता है ऑटोजोम होता है, और एक होता है तुम्हारा सेक्स क्रोमोसोम। तो जैसे हम लोगों में क्या होता है देख लो ना, एक होता है तुम्हारा ये ऑटोजोम बोलते हो, तो ये क्या होगा तुम्हारा 22 पेयर, एक होता है सेक्स क्रोमोसोम। तो हम लोगों के केस में या तो फीमेल में XX या XY, सेम चीज क्या होता है इसमें होता है। पढ़े हो आप, हम लोगों के केस में, मेल के केस में जो भी कैरेक्टर होता है वो X पे होता है, Y पे कोई कैरेक्टर नहीं होता है। तो इस पे जो कैरेक्टर होता है, जो जीन होता है, तो उसी को क्या बोलते हो, सेक्स X लिंक्ड। तो ये X लिंक्ड पे थी किया रिसर्च। देखो absorbed that the 2 genes did not segregate independently of each other according to third law of
मेंडल। अब यहां पर देखो क्या कहता है, टू जीन्स, इससे यहां पर ये डाई हाइब्रिड क्रॉस लिया, सपोज करो आई कलर लिया, तो मान लो एक येलो लिया, दूसरा और एक कैरेक्टर ले लिया तुम्हारा, कुछ भी ले लो ना, बोलो ना, बॉडी का कैरेक्टर ले लिया तो ये डब्लू, तो मान लो ये एक क्रोमोसोम। अब इसका एलील देखो फीमेल में तो यहां होगा, लेकिन मेल में देख लो तो इस पे तो होगा नहीं, वाई क्रोमोसोम पर। तो अब जो मूव करेगा क्रोमोसोम, गैमेट जो बनेगा, तो या तो ये जाएगा, या तो ये जाएगा, या तो ये जाएगा। ये जिसमें जाएगा तो उसमें तो कैरेक्टर ही नहीं जाएगा। तो यहां पर ये जो दो जीन जो देख रहे हो, दो कैरेक्टर, कहां सेग्रीगेट हो रहा है? तो इसीलिए हम बोले थे ना कि मेंडल जो थर्ड लॉ निकाला था, तो वो जो जीन था वो डिफरेंट क्रोमोसोम पे था, यहां तो सेम क्रोमोसोम। इसी को लिंकेज कहा जाता है। तो लिंक्ड जीन जब भी जाएगा तो वो टुगेदर जाता है। और यही देखो क्या किया, क्वाइन टर्म किया लिंकेज, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन ए क्रोमोसोम, एंड देख लो रिकॉम्बिनेशन, ये याद रखना। अब यहां पर जो लिंकेज जो होता है, थोड़ा ये याद रखना, देखो ये यहां भाग गया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन। अब देख लो यहां पर एक होता है तुम्हारा क्रॉसिंग ओवर माइटोसिस में, तो ये जो मान लो कोई क्रोमोसोम है सपोज करो, तो ये दो जीन है, तो दो जीन में जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, क्या होगा तुम्हारा रिकॉम्बिनेशन उतना ज्यादा होगा। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो गया, नॉन पेरेंटल कैरेक्टर आवेगा, और ये जितना नजदीक होगा तो पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा आवेगा। तो इसी को लिंकेज कहा जाता है। मान लो ये एक कंडीशन ये है, देख लो, और एक ये है, तो ये क्या हो गया, लिंक्ड हो गया, जहां जाएगा साथे जाएगा। रिकॉम्बिनेशन हो भी नहीं करेगा, जब रिकॉम्बिनेशन होगा तो न्यू कैरेक्टर नहीं आवेगा, न्यू पेरेंटल कैरेक्टर नहीं आवेगा, नॉन पेरेंटल कैरेक्टर नहीं आवेगा, यहां पर जो भी होगा पेरेंटल कैरेक्टर। तो ये दो तरह का लिया, एक थोड़ा सा अलग अलग और एक पास पास, ये देखो। और दूसरा देखो रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। ये हमेशा याद रखना, जितना ज्यादा डिस्टेंस जीन के बीच में होगा रिकॉम्बिनेशन उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा नॉन पेरेंटल कैरेक्टर क्या होगा, उतना ज्यादा आवेगा। ये देखो टाइटली लिंक्ड जीन इनहेरिटेड टुगेदर। जीन्स देखो यहां पर क्या क्या लिया एग्जाम, देखो जीन्स व्हाइट आई कलर एंड येलो बॉडी कलर वेयर वेरी टाइटली लिंक्ड एंड सोज, देख लो ओनली 1.3% ही रिकॉम्बिनेशन शो किया, देख लो। वहीं पे देख लो व्हाइट कलर आई लिया एंड मिनिएचर विंग साइज, ये विंग साइज मिनिएचर का मतलब छोटा साइज, सोज देख लो 37.2% रिकॉम्बिनेशन। क्यों यहां पर देखो 37.2 माने न्यू कैरेक्टर, माने नॉन पेरेंटल कैरेक्टर आया, यहां पर मात्र 1.3 था। क्यों था, टाइटली था वो। यहां पर क्या था, वो जो दोनों जीन है डिस्टेंस ज्यादा था, यानी लूजली पैक्ड था। ये देखो एल्फर्ट स्टूडेंट, देखो ये याद रखना है बेटा, एस्ट्यूट वेंट, देखो ये क्या होता है, यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द जीन पेयर ऑन द सेम क्रोमोसोम एज ए मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, उसी को जीन मैपिंग कहा जाता है। और यहां पर देखो 1 सेंटीमॉर्गन यानी 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, इट इज नेवर मोर देन 50%, 50% से ज्यादा नहीं हो सकता है
रिकम्बिनेशन भी जो होगा, नॉन पेरेंटल कैरेक्टर जो आवेगा वो 50% से कम ही आवेगा। तो ये येलो कलर बाद ही पता था, ये थोड़ा सा याद कर लेना। अब आ जाओ सेक्स डिटर्मिनेशन में, सब आदमी पढ़े हो। मेल क्या होता है? हेट्रोगैमिटी। मेल में क्या होता है यार? डिफरेंट क्रोमोसोम होता है ना, देखो एक्स वाई। फीमेल में क्या होता है? एक्स एस। तो उसको क्या बोलोगे? होमोगैमिटी। ये देखो दो तरह, देखो एक्सो टाइप एंड एक्स वाई टाइप। देख लो, मेल हैव वन क्रोमोसोम लेस देन फीमेल, तो वो एक्सो टाइप हो गया। ये यहां पर ओ जो बोलते हो ना, इसको जीरो कहा जाता है, एक एक क्रोमोसोम है। तो देख लो, जैसे ये तुम्हारा ग्रास हॉपर में होता है, सम मेल हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, जैसे ह्यूमन हो गया, ड्रोसोफिला हो गया, और सम इंसेक्ट हो गया। देखो ये एक्स वाई टाइप। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स 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 वाई। वहां देखो एक्स एक्स एक्सो टाइप, इसलिए हम बताएं एक्सो एंड एक्स वाई टाइप। फीमेल हेट्रोगेमिटी में देख लो, ये जेड 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 डब्ल्यू टाइप्स फीमेल हैव वन जेड एंड वन डब्ल्यू क्रोमोसोम, जैसे बॉट्स में होता है यहां पर। तो यहां पर देख लो क्या हो गया, ये फीमेल हो गया और ये मेल हो गया। मेल हो गया होमोजाइगस, अब फीमेल हो गया हेट्रोजाइगस। हम लोगों के केस में क्या था? मेल हेट्रोजाइगस था, फीमेल होमोजाइगस था। ये थोड़ा सा जानना है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, समझ रहे हो? ये देखो क्या कहता है, एन ऑफस्प्रिंग फॉर्म फ्रॉम द यूनियन ऑफ ए स्पर्म एंड एन एग डेवलप एज ए फीमेल। और वो जो फीमेल होता है उसी को क्या बोलते हो? या तो क्वीन बोलो, वो वर्कर बोलो। ये डिप्लॉइड होता है और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होगा वो 32 होगा, और ये मियोसिस करता है। अब देख लो, ये फीमेल जो है, तो इसमें देखो 32 है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n, यानी हैप्लॉइड देखो क्या हो जाएगा 16। देख लो हो जाएगा ना। अगर ये फर्टिलाइज करेगा तो 32 बन जाएगा। तो जैसे ये 32 क्रोमोसोम होगा तो वो क्वीन या वर्कर हो जाता है। अगर ये हैप्लॉइड देख लो विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर ये डेवलप हो जाता है तब तो ये मेल हो गया। तो मेल क्या होगा? हैप्लॉइड होगा बेटा। तो मेल में क्या होगा? मात्र 16 क्रोमोसोम। तो मेल से जो स्पर्म बनेगा तो 16, फीमेल से जो ओवा आया देखो 16 मिलकर 32, तो वो फीमेल बन गया। तो वही चीज यहां देखो क्या दिया है, एन अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप एज ए मेल, तो उसी को क्या बोलोगे? ड्रोन बाय मीन्स ऑफ पार्थिनोजेनेसिस टू फॉर्म गैमिट बाय माइटोसिस हैप्लोडिप्लोइड। ये जो मेल जो है तुम्हारा, जिसको आप ड्रोन बोले हो, तो ये जो गैमिट जो बनाएगा वो माइटोसिस से, यहां पर मियोसिस तो होगा नहीं, हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड में थोड़ी मियोसिस होगा, माइटोसिस होगा, 16 बनाएगा। हाँ, फीमेल तुम्हारा मियोसिस करेगा 16, तब ना वो मेल गैमिट जो मेल से माइटोसिस से आया, ये फीमेल वाला मिलेगा, तो 32 तो क्वीन। तो ये थोड़ा सा याद कर लेना। अब आ जाओ म्यूटेशन में। देखो ये अल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस, सब आदमी पढ़े हो म्यूटेशन में, या तो पूरा कोड ही चेंज हो जाता है, या एक सिंगल कोड चेंज होता है, या फ्रेम शिफ्ट होता है। तो देख लो क्या होता है, लॉस और डिलीशन और गेन, इंसर्शन और डुप्लीकेशन ऑफ ए सेगमेंट ऑफ डीएनए। पॉइंट म्यूटेशन देखो, चेंज इन ए सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, स्किल सेल एनीमिया, सिंगल एक। एक्चुअली क्या होता है, पर आप मॉलिक्यूलर बेसिस में पढ़े होगे, एक अमीनो एसिड जो है वो ट्रिप्लॉइड, देखो जैसे ये AUG, अब एक ये चेंज हो गया, यू के जगह पर कोई दूसरा आ गया, दूसरा नाइट्रोजनस बेस आ गया, तो वो हो गया तुम्हारा पॉइंट म्यूटेशन।
और ये स्किल सेलेनिया में यही होता है तुम्हारा। ये देखो, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ बेस पेयर ऑफ डीएनए, म्यूटेशन कॉज्ड बाय म्यूटाजीन्स, कुछ भी हो सकता है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल भी हो सकता है, जैसे अल्ट्रा वायलेट रे हुआ, केमिकल सिटी से। आ जाओ अब जेनेटिक डिसऑर्डर में देख लो। ये देखो, जेनेटिक डिसऑर्डर दो तरह का होता है, एक होता है मेंडेलियन, तो मेंडेलियन बोले तो फैक्टर, फैक्टर बोले तो जीन। तो एक जीन में डिफेक्ट होने से तो उसको मेंडेलियन डिसऑर्डर कहोगे। अब एक आ गया क्रोमोजोम, अब क्रोमोजोम में कोई डिसऑर्डर आ गया, नंबर ऑफ क्रोमोजोम बढ़ गया, क्रोमोजोम घट गया, उसके चलते तो क्रोमोजोमल डिसऑर्डर हो गया। तो देख लो, उसी में देखो एक पढ़ते हो पेडिग्री एनालिसिस। ये हम लोग के केस में एनालिसिस में क्या होता है, कुछ कैरेक्टर जो इनहेरिट होता है, तो एक बनाते हो कि कौन सा डिजीज है जो हेरिट, तो उसी के आधार पर रिकॉग्नाइज करते हो। तो वो क्या करता है, एनालिसिस ऑफ ट्रेट इन ए सेवरल जनरेशन ऑफ ए फैमिली। मेंडेलियन डिसऑर्डर देखो, अल्टरनेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन, यहां पर देखो क्या होगा, मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव। अब उसी का एग्जाम्पल देखो, पहला आता है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। अब थोड़ा सा रिसेसिव में देख लो, सपोज करो कोई डिजीज है, ये सपोज करो फीमेल, सेक्स लिंक का मतलब समझ ही गए, एक हमने ऑटोसोम बोला, तो उसके चलते जो होगा तो ऑटोसोमल, उसमें भी डोमिनेंट रिसेसिव होगा। एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, माने एक्स रिलेटेड, ये एक्स वाई। सपोज करो यहां पर रिसेसिव कहता है, तो मान लो रिसेसिव जो होता है तो वो स्मॉल सी, फीमेल में ये कब होगा, जब ये दोनों सी रहेगा। लेकिन मेल के केस में तो एक सी पे भी आवेगा, तो ये कैरेक्टर क्या होगा, एक्सप्रेस हो जाएगा। तो सेक्स लिंक में हमेशा याद रखना, मेल ज्यादा अफेक्टेड होता है, क्योंकि वाई पर तो कोई जीन रहता ही नहीं है। लेकिन फीमेल देखो ना, जब तक दोनों नहीं आवेगा, यानी वो होमोजाइगस नहीं होगा, नहीं हो सकता। तो जब भी पेडिग्री एनालिसिस, तीन ही कंडीशन होता है, थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। सपोज करो पेडिग्री एनालिसिस में दिखा रहा है कि पेरेंट नॉर्मल है, लेकिन उसका बच्चा अफेक्टेड है, समझ जाना ये सेक्स लिंक्ड। उसमें भी देखना मेल अफेक्टेड होना चाहिए, फीमेल नहीं। तो देखो यही यहां पर लिखे, देखो मेल आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल, नेवर फ्रॉम फादर टू सन। क्योंकि यहां पर देख लो, फादर टू सन क्यों बोलता है, वो जो डिसऑर्डर होता है, तो यहां पर ध्यान से देखोगे, ये एक्स क्रोमोजोम कहां आवेगा, बेटा में, और फादर का एक्स क्रोम कहां जाएगा, मदर में, सॉरी डॉटर में जाता है। तो वही चीज है, नेवर फ्रॉम फादर टू सन, क्योंकि फादर में जो भी कैरेक्टर है वो तो कहां जाता है, डॉटर में, और मदर का जो भी कैरेक्टर है वो कहां आता है, सन में आता है। तो ये जो होता है तुम्हारा सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, ये देख लो, वो मेल इसलिए अफेक्टेड होता है कि मदर, भले ही मदर कैरियर है, नॉर्मल होगा तो नहीं आवेगा, कैरियर है तो आ जाएगा सन में, क्योंकि एक्स वाई से मिलेगा, तो सन क्या होगा, अफेक्टेड होगा। देखो उसी में एग्जांपल क्या क्या डिजीज देखो, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये कलर नहीं रिकॉग्नाइज करते हो, क्या होता है, ड्यू टू डिफेक्ट इन कोन, रेड और ग्रीन कलर नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते हो। देखो ऑकर्स इन अबाउट 8% ऑफ द मेल एंड ओनली अबाउट 0.4% ऑफ द फीमेल। बहुत वर्स्ट केस में तुम्हारा चाहे वो हीमोफीलिया हो या कलर ब्लाइंडनेस, फीमेल होता है। हमने क्या बोला कि वो जो सेक्स लिंक जो होता है, तो फीमेल के लिए दोनों होना चाहिए। जिसे हम एक एग्जांपल देते हो, ध्यान से देखो, कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन है तुम्हारा, नॉर्मल जीन है, तो वो कैपिटल सी में। अब डिफेक्टिव जीन सपोज करो ये सी, स्मॉल सी है,
तो ये पर अगर एक कैपिटल सी आ गया, एक स्मॉल सी आ गया, तो ये फीमेल नहीं कलर ब्लाइंडनेस होगा, क्योंकि ये कैपिटल सी डोमिनेंट है। रिसेसिव के लिए दोनों स्मॉल सी होना चाहिए, लेकिन मेल के केस में एक भी स्मॉल सी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो पर्सन कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, सेक्स लिंक्ड में मेल ज्यादा अफेक्टेड होता है। तो ये आपके एनसीईआरटी में बेटा डाटा दिया हुआ इसलिए दे दिया। उसी तरह देखो ये स्किल सेल एनीमिया, ये ऑटोजोम लिंक्ड रिसेसिव है, देख लो ये ऑटोजोम है, यानी वो 22 पेयर में। देखो क्या कहता है, कॉज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलाइन वेल, देखो एट द 6th पोजीशन ऑफ द हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। क्या होता है ये देखो, ओरिजिनल है CAG, ये एक जगह पर U आ जाता है, जिसके चलते ग्लूटामिक एसिड न बन के क्या बन जाता है, वेलाइन बन जाता है। वो आपके एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये याद करना है। तो वो उसके चलते वो हेमोग्लोबिन क्या होता है, म्यूटेंट हेमोग्लोबिन अंडरगो polymerization under low oxygen tension, causing the change in the shape of the RBC form biconcave disc to elongated scale-like structure। इसलिए इसका नाम रखा है स्किल सेल एनीमिया। फिलाइन कीटोनेरिया भी बताइए, देखो ये भी होता है ऑटोजोमल रिसेसिव, यही याद करना। देखो लैक्स एन एंजाइम फिनाइलैनिन पेरोहाइड्रोजिनेज is accumulated in brain causes disease। उसी तरीके देखो थैलेसीमिया ऑटोजोमल लिंक्ड रिसेसिव, ये ब्लड डिजीज होता है तुम्हारा। इसमें दो तरह का होता है तुम्हारा, जो ये क्या बोलते हैं हेमोग्लोबिन जो होता है वो दो तरह के प्रोटीन से बनता है, अल्फा और बीटा प्रोटीन से बनता है। तो इसी में देखो एक होता है कि अगर अल्फा हेमोग्लोबिन जो चेन होता है वो सही नहीं बन पाता है तो उसको अल्फा थैलेसीमिया कहा जाता है, रिड्यूस्ड प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन। ये देखो रिड्यूस्ड प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन, क्लोजली लिंक्ड जीन HbA1 एंड HbA2 ऑन क्रोमोसोम 16। देख लो ये याद रखना है, 16 अफेक्टेड होता है इसमें। ये बीटा थैलेसीमिया में देखो लेस प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन, और ये सिंगल जीन देखो HBB ऑन क्रोमोसोम 11, ये याद रखना है, इज अफेक्टेड क्वांटिटी प्रॉब्लम। अब आ जाओ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में, देख लो ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। यहीं पे तुम्हारा एनोप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी होता है। बताएं एनोप्लॉइडी ह्यूमन के केस में होता है, पॉलीप्लॉइडी ज्यादा प्लांट के केस में होता है। देखो एनोप्लॉइडी में क्या होता है, गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम। अब मान लो ह्यूमन के केस में 46 है, तो या तो क्या हो किसी कारणवश 45 हो जाए या 47 हो जाए। तो मोनोसोमी भी होता है, ट्राइसोमी भी होता है। तो ये होता है तुम्हारा एक्चुअली क्या होता है, मियोसिस सेल डिवीजन के समय में एनाफेज में जाओगे तो हर जीन क्या होता है, क्रोमोसोम सेपरेट होता है। किसी कारणवश क्या होता है कि जब वो गैमिट माने वो सेपरेट होता है तो वो क्रोमोसोम एक ही सेल में चलाता है, यानी साइटोकाइनेसिस जो है वो सही ढंग से नहीं हो पाता, एक खाली रह जाता है, एक में 2 हो जाता है। तब फर्टिलाइजेशन अगर होगा तो जिसमें 2 चला जाना चाहिए था, 1 2 चला गया तो 1 बढ़ जाएगा ना, जिसमें खाली है तो 0 हो जाएगा। तो वही एनोप्लॉइड। देखो फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये याद रखना। पोलोप्लॉइड देखो इंक्रीज इन ए होल सेट ऑफ द क्रोमोसोम, ये प्लांट में होता है, माने पूरा जीनोम में इंक्रीज हो जाता है। यहां 1-2 क्रोमोसोम गेन या लॉस होता है, यहां पूरा। फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज, इसी का माने उसी के चलते क्या क्या डिसऑर्डर आता है। पहला देखो डाउन सिंड्रोम, याद कर लेना है। द गेन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, देखो कौन है 21, ट्राइसोमी कहा जाता है। बाय ये दिया था लैंगडॉन डाउन, देख लो क्या क्या इसका होता है। देखो शॉर्ट स्ट्रेटर, फॉरेड टंग,
टंग फटा हुआ, मेंटल रिटार्डेशन, ब्रॉड फ्लैट फेसेस, पाम क्रीज, पाम फटा फटा रहता है। दूसरा देखो ये क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, देखो इसमें 47 क्रोमोजोम, ये देखो एक्स एक्स वाई। अब ध्यान से देखो तो यहां पर वाई आ गया, 2 एक्स है। अब देखो होगा मेल, बट ओवरऑल मैस्कुलेशन डेवलपमेंट हाउएवर दे फेमाइन होगा। देख लो इस है वाई आएगा तो मेल हो गया, लेकिन सब फीमेल का कैरेक्टर होगा। डेवलपमेंट देखो, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट गाइनेसोमेस्टिया, देखो इसको कहा था इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड, ये स्ट्राइल होगा तुम्हारा। उसी तरीके देखो टर्नर सिंड्रोम में ये 44x, यानी यहां पर देखो यहां हो गया कि 47, ध्यान से देखना, यहां हो गया तुम्हारा एक घट गया 45, ये इस टाइप हो गया। क्रोमोजोम क्या होगा 45 होगा, ये X0 इसलिए वो 0 नहीं, एक कम हो गया तुम्हारा। ये यानी क्या ही बोल रहे हो इसको, सेक्स क्रोमोजोम एक कम है। ये देखो क्या होगा, फीमेल्स आर स्ट्राइल एज ओवरीज आर रूडिमेंट्री बिसाइड अदर फीचर्स इंक्लूडिंग लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। क्या होगा टर्नर सिंड्रोम में है तो ये फीमेल, लेकिन एक एक्स कम है, 45 क्रोमोजोम है, उसके चलते इसका जो फीमेल कैरेक्टर खास करके ओवरी आपका क्या होगा रूडिमेंट्री, तो स्ट्राइल हो जाएगा ना, और उसका अदर जो सेक्सुअल कैरेक्टर है वो भी वेल डेवलप्ड नहीं होगा। ये बेटा इतना आपको करेगा। ये इतना तुमको इसमें बेटा पढ़ना था। पेडिग्री एनालिसिस में हमने बताया था रे 3 देखो, आउटोजोमल डोमिनेंट, आउटोजोमल रिसेसिव। रिसेसिव के लिए पेरेंट हेट्रोजाइगस होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है देखोगे पेरेंट एकदम नॉर्मल है और क्या बोलते हैं उसके फर्स्ट जनरेशन में देखो 1-2 अफेक्टेड है, आउटोजोमल रिसेसिव होगा। अगर उसमें मेल अगर अफेक्टेड है तब वो सेक्स लिंक्ड भी हो सकता है। अब आउटोजोमल डोमिनेंट 3 ही कंडीशन होता है पेडिग्री। आउटोजोमल डोमिनेंट में देख लो होमोजाइगस भी क्या होगा डोमिनेंट होगा, हेट्रोजाइगस भी होगा। तो ज्यादा अगर उसके प्रोजेनी में अगर दिखा रहा है अगर अफेक्टेड तो समझ जाना वो आउटोजोमल डोमिनेंट है। देखो इस पर क्वेश्चन देखो मैं क्या क्या पूछता है। देखो ए प्लांट हैविंग द जीनोटाइप AABBCC विल प्रोड्यूस काइंड, कितना गैमीट बनाएगा जल्दी बताओ। ध्यान से देखो तो इसमें हेट्रोजाइगस क्या है, देखो इस बार क्वेश्चन पूछता है, इसका फार्मूला यही ना होता है। देखो 2 to power n, ये n जो होता है हेट्रोजाइगस। यहां पर ध्यान से देखो ना हेट्रोजाइगस तो एक ही है, तो n बराबर 1 होगा यानी 2, तो 2 ही तरह का गैमीट बनेगा बेटा। यहां पर देखो इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो जब भी देखो तो जितना उसमें हेट्रोजाइगस होगा उसको 2 पावर कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, उतना तरह का गैमीट बनेगा। ये देखो इन मोस्ट स्पीसीज माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज पास डाउन फ्रॉम, जल्दी बोलो, बच्चे में जो माइटोकॉन्ड्रिया आता है वो कहां से आता है,
मेल में जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो जितना ऑर्गेनेल होता है सब खत्म हो जाता है। ओवा में सेल ऑर्गेनेल रहता है। कहां से आवेगा? मदर से आवेगा। ये देखो, हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स varieties did Mendel select as a pairs which were similar except in one character with contrasting trait? ये देखो 2002 में क्वेश्चन पूछे हुआ है, जल्दी बोलो। ये देखो, ये क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अभी हम बताए थे आपका 7 पेयर कंट्रास्टिंग लिया था। ट्रेट अगर लोगे वन कैरेक्टर विथ कंट्रास्टिंग, वन देखो ना यहां पर जो एक्सेप्ट इन वन कैरेक्टर विथ कंट्रास्टिंग ट्रेट, तो ट्रेट लोगे तो 14 हो जाएगा। द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय द पेरेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, द F1 एंड F2 प्लांट्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम डायग्राम कोल्ड। उस अच्छा जो क्रॉस कराते उसको क्या बोलते हो? पीनेट स्क्वायर। ये देखो, इज ए टाइप ऑफ ट्रेट हुज फिनोटाइप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मोर देन वन जीन। क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो, अभी पढ़े हो ना। फिनोटाइप इज इन्फ्लुएंस्ड मोर देन वन जीन, पॉलीजेनिक। वन कैरेक्टर डिटरमाइंड बाय द मोर देन वन जीन, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। आप पेलियोट्रैपी में क्या बोल रहे हो? वन जीन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर, जस्ट उल्टा। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये पॉलीजेनिक ट्रेट हो जाएगा। सी आंसर हो जाएगा। ये देखो, ए मैन मैरिज ए वुमेन एंड बोथ डू नॉट शो एनी apparent trait of inherited disease. 5 sons and 2 daughters are born, and 3 of their sons suffer from a disease. However, none of the daughters is affected. The following mode of inheritance for the disease. क्या होगा यार? क्या दे रहा है? देखो ना, 5 sons and 2 daughters are born. 3 of their sons suffer from the disease. None of the daughter affected. तो सेक्स लिंक्ड होगा। आंख मूंद के मारना है। क्या होगा? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव हो जाएगा, डोमिनेंट नहीं होगा बेटा। Which of the following example of aneuploidy is false? जल्दी बोलो क्या होगा? ये डाउन एनोप्लाइडी का एग्जाम्पल है। टर्नर, ये तो मेंडेलियन है ना डिसऑर्डर। ये देखो, which of the following assertion about alpha thalassemia is false? जल्दी जल्दी बोलो। फॉल्स चूज करने के लिए बोल रहा है बेटा। इन्वॉल्व द HB1 HB2, तो सही है। इज इनहेरिटेड इन एट, ये गलत है। क्या होगा? जल्दी बोलो। ये बी तुम्हारा फॉल्स हो जाएगा बेटा। इज एसोसिएटेड विद द डिलीशन ऑफ द सी, तो है ये है। लीड टू रिडक्शन इन द सिंथेसिस ग्लू, ये तो है ये है। ये देखो, ये बी इसका चॉइस हो जाएगा। देखो 9, देखो, इन हिज क्लासिक एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट्स मेंडल डिड नॉट यूज, क्या नहीं यूज किया था? फ्लावर पोजीशन किया था, सीड शेप की हुई, सीड कलर किया था, ये पोड लेंथ, पोड शेप और पोड कलर किया था, लेंथ नहीं। देख लो, द जीन्स कंट्रोलिंग द 7p कैरेक्टर स्टडीड बाय मेंडल आर नाउ नोन टू बी लोकेटेड ऑन हाउ मेनी डिफरेंट क्रोमोसोम? जल्दी बोलो। देखो, जीन कंट्रोलिंग द 7p कैरेक्टर्स स्टडीड बाय मेंडल आर नाउ नोन टू बी लोकेटेड ऑन हाउ मेनी डिफरेंट क्रोमोसोम? वो जो 7 पेयर था तो पी में क्या था? 4 क्रोमोसोम पे था तुम्हारा, 4 क्रोमोसोम। ये चौथा चॉइस हो जाएगा।
ये क्या कहता है देखो, टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्व्स, जल्दी जल्दी बोलो, सब चीज हम ही बोले रे। क्रॉसिंग बिटवीन टू जीनोटाइप विथ, बट ये तो होगा नहीं। क्रॉसिंग बिटवीन टू जीनोटाइप विथ रिसेसिव, भी नहीं होगा। क्रॉसिंग बिटवीन टू, नहीं भी नहीं होगा। क्रॉसिंग द F1 हाइब्रिड विथ डबल रिसेसिव, हाँ ये चलेगा। इसका चौथा हो जाएगा, डी होगा। इफ ए कलर ब्लाइंड वुमेन मैरीज ए नॉर्मल विजन मैन, देयर सन विल बी, ध्यान से देखो यहां पर बेटा, एक कलर ब्लाइंड वुमेन कह रहा है, यानी ये रिसेसिव कलर पे, ये दोनों सी है। तो अभी हम पढ़े हैं कि सन में जो है एक्स क्रोमोसोम किसका आता है, मदर का। तो जितना बेटा होगा सब कलर ब्लाइंड हो जाएगा, बेटी नहीं होगा। ये एक्स देखो ना, ये नॉर्मल है, कैरियर हो जाएगा बेटी, क्या हो जाएगा, ऑल कलर ब्लाइंड हो जाएगा तुम्हारा। देखो, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द जीन दैट कंट्रोल्स एबीओ ब्लड ग्रुप, जल्दी बोलो क्या होगा। 2020 में पूछे हुआ, देखो, द जीन आई हैज 3 एलील। रॉन्ग स्टेटमेंट तुमको लिखना है, ए पर्सन हैविंग ओनली 2 of 3 एलील, when I and IB present together they express same type of sugar। रॉन्ग है बेटा, देखो ये गलत होगा। जब ए और बी होगा तो डिफरेंट ना होगा, तब ना ए बी ब्लड ग्रुप बनता है, कोडोमिनेंस। ये एलील आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी, सही है, शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, F2 जनरेशन इन ए मेंडेलियन क्रॉस showed that both genotype and phenotype ratio are same as 1:1:2। It represent the case of incomplete dominance बेटा, सिंपल आंसर देना है। क्या हो, देखो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस विथ कंप्लीट डोमिनेंस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस विथ इनकम्प्लीट। जब भी फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम होगा तो मोनोहाइब्रिड तो होगा ही, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो जाएगा। यार क्या हो, ये टेक्निकल प्रॉब्लम कर रहा है बेटा। ये देखो, ऑल जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, जल्दी बोलो क्या कहता है, फॉर्म डिफरेंट ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन देयर रिलेटिव डिस्टेंस, फॉर्म वन लिंकेज ग्रुप, विल नॉट फॉर्म एनी लिंकेज ग्रुप। क्या होगा, क्या कहता है, ऑल जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोम, तो एक ही लिंकेज ना बनावेगा। देखो, फॉर्म वन लिंकेज ग्रुप हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स एंड द परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन शोज, क्या होता है, डायरेक्ट माने कितना रिकॉम्बिनेशन होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द जीन। तो डायरेक्ट देता है ना, क्या होगा, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय, देखो कब पूछा था, किसके द्वारा होता, मॉर्गन। ये याद रखना है। इन सिकल सेल एनीमिया ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट कोड फॉर वैलिन, क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। ये क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड के लिए होता है GAG, और ए के जगह पर यू आ जाता है बेटा, ये डी चॉइस होगा इसका। ये इतना तुमको इसमें बेटा पढ़ना था। हाँ जी, और बोलो क्या। हाँ, एक माने रिवीजन हमको और कराना है तुम्हारा, ये रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो आपका 12 बायोलॉजी मोर और लेस, हाँ एक इवोल्यूशन भी छूटा हुआ है, लेकिन इवोल्यूशन बहुत अच्छा से हम पढ़ाए हुए हैं बेटा, क्वेश्चन नहीं है उसमें, 4-5 स्लाइड है, देख लेना, बहुत अच्छा से पढ़ाए हुए हैं। आपका ये रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट भी हम बहुत अच्छा से पढ़ाए हुए हैं, क्वेश्चन नहीं है उसमें। बाकी जितना है इधर रिवीजन में, सब में मैंने क्वेश्चन दिया हूं, और आप लोगों को बार बार बोल रहे हैं, अब आप ज्यादा क्वेश्चन बनाइए, और हम भी क्वेश्चन बना रहे हैं, आपको टेलीग्राम पर हम दे रहे हैं। लेकिन ये है
कि मेरा टेलीग्राम पे 2 से 3 दिन ही क्वेश्चन रहता है, उसके बाद हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि वो उतना वो क्या बोलते हैं उसको, कैपेसिटी नहीं है मेरे मोबाइल या लैपटॉप को कि रख सके, उसका जीबी ज़्यादा होता है। इसलिए आपको, या आपको जो क्वेश्चन चाहिए जिस चैप्टर का, आप हमको मैसेज करो, आपको वो क्वेश्चन हम दे देंगे। तो खूब क्वेश्चन बनाइए। बाय।